तो सबको यही लगा कि ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या है ईरान में, क्या दम है, कुछ नहीं है। सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उनके टॉप 20 से ज्यादा मिलिट्री लीडर्स मार दिए गए। ईरान जो है बस खत्म। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मेरे को टारगेट बताओ। इन दो देशों के साथ उसने लड़ना है, उसको मालूम था कि ये दिन आएगा। लेकिन अब जब अमेरिका ने हमले किया तो आधे घंटे के अंदर इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी फिर वापस। ईरान ने एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जिस प्रकार से अपने आप को उभरा, अपने टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद जिस प्रकार से उसने अपने आप को संवारा, तो ईरान चित करके रख देता है। इनको नहीं मालूम चलता है कि इनको कहाँ से क्या हो रहा है। तो मेदुरो को उठाया, वेनेजुएला में तो एक गोली नहीं चली, सब चुप, बिल्कुल शांत। मतलब ऐसे लग रहा है वो अमेरिका के साथ सबके सब चल दिए। जो राष्ट्रीयवाद ईरानियों में है वही राष्ट्रवाद यहूदियों में भी। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता है, लेकिन मिडल ईस्ट में इस वक्त जिस तरीके से वॉर लगातार बढ़ती जा रही है, जो हल है शायद नहा निकले और कहीं ना कहीं चीज़ें अटकी हुई हैं। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान हालांकि अमेरिका ऊपर तो लगातार कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट के देश हैं उनके ऊपर भी लगातार वो हमले कर रहा है। आखिर जंग कहाँ जाकर रुकेगी, किस मुहाने पर ये जंग अभी खड़ी हुई है, भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, रशिया किस तरह का अपनी चीज़ें सामने रख रहा है, चाइना बैकडोर से कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है ईरान की, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ताज़ा जियो पॉलिटिक्स को लेकर हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। डीजी रहे हैं इन्फेंट्री के भारतीय सेना में और अच्छी तरह जानते हैं युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, कौन कौन से मॉडर्न हथियार आज की डेट में काम हो रहे हैं। सभी की जानकारी लेंगे। स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर का। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले सर जय हिंद। संजय सर, एक लंबा अरसा आपने भी सेना में गुजारा है सर, और आप जिस ओहदे पर रहे हैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती हैं, कैसे जवाबी कार्रवाई की जाती है और क्या क्या हथियार उसमें अपनाए जाते हैं। मिडल ईस्ट में सर करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, लड़ाई कंटिन्यू हो रही है और भयावह होती जा रही है। नए नए मॉडर्न हथियार अब सामने आते जा रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं सर कि अभी ये लड़ाई किस मुहाने पर खड़ी है और क्या अंत होता नजर आ रहा है सर आपको इसका? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाड़ी की जो लड़ाई है, कई बार लगता है कि सबको लगता था जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जब शुरू हुआ जंग, सबने कहा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है उस युद्ध का। बिल्कुल। ये भी जब जंग शुरू हुआ 27 फरवरी 2026 को, तो सबको यही लगा कि ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या है ईरान में, क्या दम है, कुछ नहीं है। और यूएसए के पास तो सब कुछ मॉडर्न हथियार हैं, प्रिसिजन स्ट्राइकिंग हथियार है, क्या कमी है। और इजराइल और यूएसए अगर दोनों मिल करके, तो ईरान को तो वैसे ही रगड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, जिस प्रकार से ईरान के पहले ही 24 घंटे में उनके टॉप सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उनके टॉप 20 से ज्यादा मिलिट्री लीडर्स मार दिए गए, उनके पूरा एयर सुप्रीमेसी हो गया, बहुत ही जल्द नेवल सुप्रीमेसी भी हो गया, बहुत जल्द वहां पे उनके जो मिसाइल के साइट थे उनको मारा, न्यूक्लियर साइट को मारा। मतलब लगा कि ईरान जो है बस खत्म। अब 72 घंटे में तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आपने ठीक कहा, कहाँ 28 फरवरी और कहाँ आज की तारीख, आप देख लो। 16 दिन लगातार जिस प्रकार से बमबारी हो रही है ईरान के ऊपर, 10,000 टारगेट्स स्ट्राइक किए हैं सिर्फ अमेरिका ने, 7,000 टारगेट स्ट्राइक किए इजराइल ने। तकरीबन मैं कहूँगा 50% उनकी मिसाइल्स की जो ताकत है उसको खात्मा करने की काबिलियत कह रहा है इजराइल कि हमने समाप्त किया है। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मेरे को टारगेट बताओ। मेरे पास तो टारगेट ही नहीं है मारने के लिए। ईरान तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, चित हो गया है। ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। देखने में तो लग रहा है कि ईरान ने एक पुरानी सभ्यता होने के नाते जिस प्रकार से अपने आप को उभरा, अपने टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद जिस प्रकार से उसने अपने आप को संवारा, 12 दिन का जो
युद्ध हुआ उसके बाद मुझे लगता है ईरान ने ज्यादा सीखा बनिस्बत बिल्कुल किसी और ने, और ईरान ने देखा कि इन दो देशों के साथ उसने लड़ना है। उसको मालूम था कि ये दिन आएगा और उस दिन की वो तैयारी कर रहे थे, दात देनी और पड़ेगी। शायद यही कारण है कि सर जब पिछली बार की जब 12 दिन की आपने जिक्र किया है, मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उस टाइम इजराइल और शायद ईरान को ये अंदाजा नहीं था कि हमला किस तरीके से होगा, हमें कैसे रिटेलिएट करना है। लेकिन अब जब अमेरिका ने हमले किए तो आधे घंटे के अंदर इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी सर वापस। जितेंद्र, जो आप कह रहे हैं ना, यही आज भी प्रिपरेशन थी उनकी ये। अमेरिका को या इजराइल को जो बार बार कहते हैं कि ईरान हमला करता हम पे, लगता तो है कि अगर ये सो जाते तो इनको ईरान चित करके रख देता है। इनको नहीं मालूम चलता है कि इनको कहां से क्या हो रहा है। क्या ईरान हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था हमला करने की पहले, या कुछ कमी लग रही थी आपको कि जो उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है सर, हमने देखा है कि तमाम बार हमले उन्होंने झेले हैं और उसका जवाब भी दिया है, लेकिन वो क्यों पहला कदम नहीं उठा पाया हमले करने का? क्यों वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा कि अमेरिका हमला करे तो अब हम जवाब देंगे? नहीं, इसका मेरी सोच ये है, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से लगातार सैंक्शंस लगे 1979 के बाद अमेरिका के जो सैंक्शंस लगते हैं उस सैंक्शंस को लेकर के रूस भी परेशान रहता है। जिस देश के ऊपर भी सैंक्शंस लगते हैं, क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो ऐसे लग रहा है कि शायद 2-3 महीने में क्यूबा भी जाएगा, लग रहा है जिस तरीके से कार्रवाई हो अगली कड़ी वही नजर आ रही है। बिल्कुल। वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो मेदुरो को उठाया, वेनेजुएला में तो एक गोली नहीं चली, सब चुप, बिल्कुल शांत, मतलब ऐसे लग रहा है वो अमेरिका के साथ सबके सब चल दिए। ऐसे हालात में तो क्या लगता है हम लोगों को कि ईरान जो है धीरे धीरे अपने आप को उभार रहा था। इसमें आपको एक बहुत अच्छी मतलब जो है, ईरान एक थियोरेटिक स्टेट तो है, पूरा का पूरा मजहब शिया मजहब, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर, जो उन्होंने कट्टरवादी देश, कट्टरवादी कहे या उनका अपनी सोच जैसे भी कहे, एक को कट्टरवादी लगता है तो दूसरे को वो सोच ठीक लगती है, वो जो भी है। लेकिन ईरान ने जो सोच पैदा की और ईरान को जो लग रहा था ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला नहीं है वो। ईरान ने अपने आप को एक ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट बनाया जिसमें उसके अंदर एक थोड़ा बहुत लोकतंत्र भी है और एक तरीके से सुप्रीमेसी भी है। सुप्रीमेसी तो सुप्रीम लीडर की है, लेकिन नीचे लेवल पर वो जो काम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए लगातार लगे हुए हैं, ये सोच करके कि अमेरिका के साथ तो हमने लड़ना है। और ये जो सोच आई है अमेरिका के साथ लड़ना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है इस्लामिक रेवोल्यूशन कौन कह रहा है, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व क्या कह रहा है, ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरान उसको ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं कह रहा है, ईरान उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कह रहा है। क्यों? वो ये कह रहा है ये एक पश्चिमी देशों के खिलाफ है, ये यूएस की सोच के खिलाफ है। ये सोच है यहूदियों को मारना, यहूदियों को नक्शे से उसका पूरा नामो निशान हटा देना। तो अगर ये सोच के साथ ईरान ने अपने आप को एक खड़ा किया है और एक सुप्रीम लीडर के नीचे मकसद कि सब इस्लामिक देशों को साथ में लाया, ये कहकर कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन है, या आप इसको शिया सुन्नी को तो वो उसमें मत दो, ये हम सब इस्लामिक हैं, इस्लाम वाले हैं, हमारे पे यहूदियों ने प्रहार किया है, हमने इनको मारना है। और ये सोच पश्चिमी है। शाह पहलवी जो थे उन्होंने पश्चिमी सोच ला करके ईरान को इन्होंने एक पुरानी सभ्यता का इसका खत्म कर दिया, और अब हम लोगों ने इसको अपनी सोच से। लेकिन सर आप जो बात कह रहे हैं कि एक इस्लामोफोबिया उन्होंने क्रिएट किया कि इस्लामिक देश एकजुट हैं, लेकिन सर वही इस्लामिक देश अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं और जिस तरीके से ईरान ने उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने का फैसला ले लिया है, ये सर ये कैसे बदलाव आप देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि सर अभी भी कोई ऐसी विंडो है कि जो कूटनीति की विंडो है कि जो शायद चीज़ें संभाल ले पूरे मिडिल ईस्ट में? क्योंकि अब देख रहे हैं कि देखिए चाहे कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, अमीरात हो, सबके ऊपर बमबारी उसने की है सर। अब रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एक बड़ी दरार खींच चुकी है ईरान के और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के। क्या आपको अभी भी लगता है कि सर इस्लाम के नाम पर ये लोग दोबारा से एकजुट हो पाएंगे? इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब अहमदीनेजाद राष्ट्रपति बने, उनके राष्ट्रपति बनने में
और रफसंजानी को हराने में जो अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामेनी, उनका हाथ है। उन्होंने भी उस वक्त अहमदीनेजाद को राष्ट्रपति बनाया, वो 2 बार राष्ट्रपति बने, 2009 में उसका लास्ट वाले थे। उस वक्त इन्होंने बुश को चिट्ठी लिखी कि आप इस्लाम परिवर्तन करें और आप इस्लाम मजहब को अपनाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ये करके हम पूरे विश्व में एक नई क्रांति लेके आएंगे। बुश हंस दिए, बोले देखो ये आदमी की सोच देखो, ये इसको लगता है इस्लामी क्रांति लेके आएंगे। मैं परिवर्तन मतलब कैशियस क्ले को मोहम्मद अली बनाने वाली बात ये कर रहा है। इतना ही नहीं, इसने मर्केल को लिखा जो जर्मन की चांसलर थी कि आपको जर्मन्स को या जो बाकी लोग हैं अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये होलोकॉस्ट करके आपको बदनाम कर दिया। आप लोगों ने 60 लाख यहूदियों को नहीं मारा है, आप लोगों को ये बदनाम कर रहे हैं, आप भी मुसलमान बन जाइए और हम और आप जर्मनी और ईरान मिलकर के इनको सबक सिखाते हैं। उसने भी हंस दिया, देखो ये कैसा आदमी है, क्या नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज थी वो। कहने का मकसद इनकी जो सोच थी कि किसी ना किसी तरीके से इन यहूदियों को इनका खत्म किया जाए, क्योंकि ये यहूदी जो हैं इस फिलिस्तीन के इलाके में आकर के बसे हैं और ये वो नहीं है जो यहाँ के अरबी हैं या अरबों के साथ रहने इन्होंने सीखा है। ये वो हैं जो होलोकॉस्ट के बाद आए बसे, ये यूरोपियंस हैं, ये गोरे लोग हैं जो इधर आकर के बस करके हमारी सभ्यता के बीच में ये आ रहे, जो शायद कहीं ना कहीं सोच में थोड़ा सा फर्क था। क्योंकि जो राष्ट्रवाद ईरानियों में है वही राष्ट्रवाद यहूदियों में भी है। बिल्कुल। अब दोनों के वही राष्ट्रवाद से प्रेरित, एक ईरानी भी और दूसरा यहूदी भी। और यहूदी जो है थोड़े मॉडर्नाइज हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ वेपनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। आई थिंक वो पूरे ही आप देखिएगा, आप जो कह रहे हैं ये यूरोपियन यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हॉलोकॉस्ट के बाद जिस प्रकार से हिटलर ने इनके साथ किया, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ पूरे यूरोप के अंदर एक तरीके से बेइंसाफी और इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार, जिसमें 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोगों को इनके मारा गया। जिससे उस वक्त, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था, जब वो ऑटोमन एम्पायर ध्वस्त हो गया, क्यों ऑटोमन एम्पायर ध्वस्त हुआ? उन्होंने पहले महायुद्ध में जर्मनी का साथ दिया। जैसे ही जर्मन का साथ दिया, पहला महायुद्ध कौन जीता? यूके जीता। तो यूके जीतने के बाद वो उसमें ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो अंग्रेजों को, जो ये यहूदी वहां पर भी थे, लंदन में भी थे, सब जगह पूरे, तो इन्होंने उनको बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के द्वारा एक तरीके से उनको ये कहा कि हम आपके लिए इजराइल एक देश बनाएंगे यहूदियों के लिए जो फलस्तीन में बनेगा, जिसका विरोध ये अरब शुरू से करते आए। और जो आप सवाल पूछ रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि ईरान और अरब एक अलग सभ्यता है और ईरान एक अलग सभ्यता है। ईरान फारसी है, ये अरबी है। अरबी और फारसी दोनों नहीं मिलते हैं और फारसियों ने शिया को अपनाया। उस मुसलमान ही है, सारे के सारे इस्लामी मजहब है, दो सेक्ट है, जैसे प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, शिया सुन्नी और ये कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, वैसे ये भी है, एक शिया है एक सुन्नी है। तो जो मजहब या जिस मजहब का भाग में शिया का नेतृत्व ईरान करता है, अरबी जो है वो सुन्नी बनते हैं। उस अरबी सुन्नियों में सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मदीना, मतलब जो सबसे पवित्र जगह है वो तो मक्का मदीना, वो तो सऊदी अरेबिया के पास है। और जो उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है वो तो जेरूसलम, जो अल अक्सा मॉस्क के बारे में कहते, तो वहाँ पर है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, वहाँ पे इस्लाम भी है, वहाँ पे यहूदी भी है, तो तीनों के तीनों वहाँ। तो ऐसे इसमें अरबी और ये फारसी के बीच में नहीं बनती है कि शिया और सुन्नी नहीं बनती है। यासर अराफात कई बार कहते थे कि शुक्र है कि इजराइल है, अगर इजराइल नहीं होता तो हम एक दूसरे से ही लड़ते, और वो दिख गया, बिल्कुल, और दिख ही गया। अब वो आ गई ना नौबत कि इतना करने के बाद। मेरा सर इसमें ये समझना चाह रहा था मैं आपसे, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में सर सब जानते हैं कि वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है सर, ठीक है, चाहे भले ही तेल के जरिए उन्होंने पैसा कमाया हो, रियल एस्टेट के जरिए पैसा कमाया हो। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा था सर कि
चूंकि लगातार ईरान ने बमबारी इन लोगों पर किया है, वो सिर्फ खुन्नस में किया कि भाई अमेरिका के इंस्टॉलेशन यहाँ पर है, ये मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं लगातार इनको कर रहा हूँ। क्या सर भविष्य में वो चीजें सुधरती कभी हो पाएंगी, आपको लग रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे। बिल्कुल। देखिए, दूसरे महायुद्ध तक, पहले महायुद्ध में तेल का शोध, 1900 में तेल का शोध, इराक में जब पहली बार तेल दिखा तो रास्ते बनाते थे, एक लिक्विड समझ के उसको बना करके रास्ते बनाते थे। ये तो नौबती तेल की अभी उस वक्त ये जो एनर्जी, एक रेवोल्यूशन, ब्लैक गोल्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो तो बाद में दूसरे महायुद्ध में पता चला तेल की क्या है। और तब तक किसके हाथ में था ये पूरा तेल? यूके के हाथ में। यूके के हाथ में ये पूरा था। दूसरे महायुद्ध में जब यूके का सच जीता पर खत्म, अमेरिका आया। अमेरिका ने जब यूके का रोल सब इस इलाके में लेना शुरू किया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तब पता चला। और उस वक्त यूएसए ने जब रोल और यूएसए ने जब कदम रखा इधर, दूसरे महायुद्ध तक ये जो 6 देश है या जिसको हम जीसीसी बोलते हैं, और ये 6 के 6 देश जो बने, कोई 1932 में बना, कोई 1961 में बना, कोई 1972 में बना, समझ लीजिए ये देश के नाम नहीं थे उस वक्त। तो बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जो ब्रिटिश मैंडेट के बाद ये जो सब हरकत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं जो अरबी देश इतने सारे बने, कुछ तो बहुत छोटे छोटे हैं, सऊदी अरेबिया तो बहुत बड़ा है। इसके बाद जिस प्रकार से उस इलाके में तेल का शोध, अमेरिका का उधर झंडा गाड़ना, और फिर पेट्रो डॉलर, और ये जो पेट्रो डॉलर शुरुआत हुई, अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ। नेशनलाइजेशन जब हुआ, तेल का नेशनलाइजेशन ईरान ने सबसे पहले किया। ईरान ने 1953 में जब उसके जो प्रधानमंत्री थे ईरान के, उन्होंने इसको बनाया। फिर राजा पहलवी आए, फिर उन्होंने उसको किया, फिर उन्होंने डीनेशनलाइज किया, अमेरिका को दिया, अमेरिका को फायदा होने लगा। तो ये जो तेल की जरूरत थी अमेरिका को, जिसके उसको डॉलर मिल रहे थे, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये लोग किस पे थे? ऊंट पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्यादा नहीं है, 75 साल पहले, 80 साल पहले का वर्ल्ड वॉर, ऊंट पर। और आज ऊंट्स के ऊपर से लेकर के विश्व का सबसे मतलब मोस्ट एडवांस्ड देश जो बने हैं, चाहे वो कुवैत है, चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे बहरीन है, चाहे ओमान, और सब तेल के पैसे के बल पे बने हैं। मतलब भगवान ने उन्हीं के नीचे तेल दिया है कि नहीं सारा। और कुछ तेल जो विश्व का 10% तेल का जो रिजर्व है वो ईरान में है, और बाकी के पास। तो ये समझ सकते हैं, गैस और तेल दोनों इसका जो फायदा उठाया, और इसकी जो उन्होंने देखा कि कल तक हम ऊंट पे थे, और सऊदी अरेबिया ने अपने आप को एक मॉडर्नाइज करने का सोचा, जिसमें औरतों को उन्होंने ड्राइव भी दी है और थोड़ा बहुत लिबर्टी दिया और एम्पावरमेंट। ईरान ने वो चीज फॉलो नहीं की सर, इसीलिए वो सर क्या करते हैं, पीछे रहे। बिल्कुल। और ऑटोमन एम्पायर जिसकी हम बात करते हैं, जो डूबा, उसकी जगह पे कौन सा देश खड़ा हुआ? तुर्की। ये जो एर्दोगान अब बनाने की कोशिश करे और मतलब रेडिकलाइज करने की जो कोशिश करे, जबकि कमाल अतातुर्क ने उसको, तुर्की को उस नजरिए से नहीं देखा। लेकिन जो खिलाफत मूवमेंट में हिंदुस्तान ने उस वक्त जो सपोर्ट किया उनको, जो जबकि जिन्होंने ही नहीं सपोर्ट किया खिलाफत को, तो अतातुर्क के आने के बाद खिलाफत भी खत्म हो गई और तुर्की एक नया देश खड़ा हुआ। तो अब शिया और सुन्नी के बीच में नेतृत्व कौन करेगा? तो सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना वहाँ, पर ये लोग, ये शिया, ये अलग। तो ये जो लड़ाई थी, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद अब कहाँ पे ईरान को दिक्कत आ रही है कि ये जो अरबी देश है, ये तो इनके साथ मिल गए, इजराइल के साथ मिल गए, ये तो अमेरिका का टट्टू बन गए उनके हिसाब से। तो ये अमेरिका के सारे टट्टू बन गए, और ये अमेरिका के साथ जा रहे हैं, और अपने रईसी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने इसके लिए उनका साथ दे रहे हैं। और उन्होंने अपना जो मजहब है उसको छोड़ दिया है, उसको, क्योंकि जो खामनेई उस टाइम आपने जिक्र किया, बुश साहब के पास गए, फ्रांस के पास गए कि आप इस्लाम को अपना लीजिए। इसी तरीके से इन्होंने लगातार इनसे भी रिक्वेस्ट की थी शायद मिडिल ईस्ट के देशों से कि आप अमेरिका के टट्टू मत बनिए, पिछलग्गू मत बनिए। बिल्कुल। और शायद उसी का रिपरकर्शन है कि आज सारे देश एक दूसरे के सामने हैं। देखिए, और जो जिस तेल को जिक्र आप कर रहे हैं, उसी तेल ने आग लगा रखी है सर वहां पे। अब जितेंद्र, बात ऐसी है, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, जरूरी नहीं, मैं और आप एक बात पे सहमत हूँ, लेकिन मुझे आप क्या कह रहे हैं वो कहने की मुझे आजादी है, आपको आजादी है, आपके सुनना मुझे जरूरी है। और मैंने आपको
डिप्लोमेसी के द्वारा, बातचीत के द्वारा बताना है कि आपकी सोच ये है, बिल्कुल। मैं आपकी सोच से आपकी सोच है वो, बिल्कुल। तो मेरे विचार ये हैं, मेरे विचार आप ये हैं। मेरे विचार आपके ऊपर। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद हुआ, और इसमें भी देखने वाली बात है, ये ईरान इजराइल के ही बरखिलाफ क्यों है? ईरान बाकी देश क्यों नहीं है? ईरान तो 2000 किलोमीटर दूरी पर है, उसको बिल्कुल। क्या लेना देना है? बिना बॉर्डर है इजराइल के साथ, ना कुछ सही है, बात है। कुछ भी नहीं है। पर क्यों है? जिसकी बॉर्डर है वो तो हाथ मिला रहा है, इजिप्ट हाथ मिला रहा है, जॉर्डन हाथ मिला रहा है। जॉर्डन में जियाउल हक के नीचे 73 में कितने लोग मारे? जियाउल हक ने 30,000 फलस्तीनियों को मारा, 30,000। उसको बोलते हैं ब्लैक सितंबर, जियाउल हक ने। और उस जियाउल हक ने जब मारा, ब्रिगेडियर था वो, उस वक्त जॉर्डन की जो प्रिंस थे, उनकी जो वाइफ थी वो सूरावादी के घर के परिवार की थी। जैसे आयतुल्लाह खामेनी और खोमेनी भारतीय बाराबंकी के रहने वाले हैं, वैसे जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस की जो बीवी थी वो सूरावादी के घर की थी। और क्योंकि जियाउल हक ने 30,000 फलस्तीनियों को मारा और जॉर्डन को रखा, उन्होंने मिल करके जियाउल हक को राष्ट्रपति बनाया पाकिस्तान का। समझिए, वो राष्ट्रपति बना जो क्या कहता है, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। सोच देखो, कौन बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया? भुट्टो खुद कहते थे बाद में, ये तो हमारा पप्पी है, पप्पी, ऐसे करता था वो जियाउल हक को। ये हालत थी। तो ऐसे माहौल में जब लोग बनते हैं, बनाए जाते हैं, तो ईरान को क्या लगी है? जॉर्डन, वेस्ट बैंक किसके साथ जुड़ा है? वेस्ट बैंक की जो परेशानी है किसके साथ है? इजराइल के साथ है। तो उनको परेशान होना चाहिए, सीरिया को परेशान होना चाहिए, लेबनान को परेशान होना चाहिए, इजिप्ट को परेशान होना चाहिए। परेशान कौन हो रहा है? तो ईरान 2000 किलोमीटर दूरी पर। ईरान ने यही उनको उकसाने की कोशिश की अरबियों को, ये भाई तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग टट्टू बन गए हो, तुम लोगों को अपने मजहब के लिए कोई प्यार नहीं है, और जो मजहब है जिसके लिए हम लोग खड़े हैं, मजहब की लड़ने के लिए, वो तो आपने सब छोड़ दिया। आप तो गद्दार, आप नमक हराम, मतलब वो जो इस्तेमाल शब्द होते हैं, कई बार मैं टेलीविजन पे भी सुनता हूँ, जो ईरानी आते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, कहते हैं, वो बार बार कहते हैं मुसलमान नहीं। तो अगर, और इस्लाम का सबसे पवित्र मक्का मदीना है, वो तो सऊदी अरेबिया में है ना। तो अगर आप कुल मिला के सर हम ये कह सकते हैं कि जो लकीरें खिंच गई हैं वो अब लंबी खींचेंगी आगे चल के। ये तो खींची, और इतिहास में जितना जाएंगे उतना ही सर हम उसको डीपली जानते भी जाएंगे। सवाल ये है जीतू कि मकसद ये है कि इजराइल को क्यों लगने लगा कि ईरान ने सोचा कि अगर ये सब टट्टू बन गए हैं तो अब मुझे कुछ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा इजराइल को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। और ईरान, और गोली एक भी नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं पैसे दूंगा, मैं फंडिंग करूंगा। मतलब प्रॉक्सी खड़ी कर दी उनकी। प्रॉक्सीज खड़ी, कौन से प्रॉक्सीज खड़े किए थे? हमास गाजा में, लेबनान में हिजबुल्लाह, येमेन में यहूदी, और इराक और सीरिया में उसने जो ये आतंकवादी संगठन खड़ा कर दिया। अब ये जो मिल करके, अब इजराइल ने क्या सोचा, अब ईरान को अगर सबक सिखाना है तो पहले तो ये जो टट्टू इन्होंने खड़े किए आतंकवादी, इनको बर्बाद करना है। जो उसने हमास में गाजा पट्टी को बिल्कुल ध्वस्त, चाहे हम इसको जेनोसाइड बोले, कुछ भी बोले, उन्होंने सबक सिखा दिया ना। हमास गाजा पट्टी 2000 में इजराइल ने छोड़ा और उसको दिया कि भाई आप इसको गवर्न करो। उन्होंने क्या किया, 400 किलोमीटर के टनल बनाए नीचे। किसने बनाए? किसके पैसे से बनाए? बिल्कुल एक ही रूट का है। गाजा के अंदर आप एक ही जगह से जा सकते हैं, इजिप्ट से वो रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी तो सारा इन्होंने घेर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टनल बना करके, किस प्रकार से जा करके, और वहां पे और वो टनल भी ऐसी बनाई है कि जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, बहुत नीचे तक बनाई गई है। इतना ध्वस्त, 50,000 किलोग्राम का हर रोज का गिराना उनके ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं मरे। 70,000, अगर किसी और देश में उतना एम्यूनिशन गिरता ना, लाखों लोग मर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं कितनी, मतलब किस प्रिसीजन से इन्होंने स्ट्राइक किया। तो एक अब्राहम अकॉर्ड जिसको नाराज किया कि भाई तुम लोग उनके साथ चले गए, प्लस ये जो लोग हिजबुल्लाह, आपने देखा हिजबुल्लाह को किस तरीके से मारा। पेजर्स कहाँ बनाए, हंगेरी में बनाए पेजर्स, इससे हिजबुल्लाह का पूरा लीडरशिप खत्म, सुलेमानी कोर्ट्स का खत्म।
IRGC, जितनी टॉप लीडरशिप थी, जितने संगठनों की, सबकी खत्म कर दी। इवन खामनेई भी नहीं बचे हैं सर। अरे न्यूक्लियर भी, बिल्कुल। न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म, टॉप लीडरशिप खत्म, सुप्रीम लीडर खत्म, दूसरा वाला जो नियुक्त था उनका पता नहीं। $10 मिलियन, $10 मिलियन का इनाम रखा है ट्रंप ने कि भाई बताओ कहाँ है ये बंदा। सर अच्छा, अब हमने इतिहास की बातें बहुत कर ली है सर, अब हम वॉर पे आते हैं सर। सर खामनेई मारे जा चुके हैं, ठीक है, मुर्तजा जिनके है मोहताब खामनेई, सर क्या वो जिंदा है? क्या वो जिंदा है? कहा जाता है कि वो बहुत सीरियस उनको इंजर हुई, मतलब इंजरी के कारण ये टांग पे जबरदस्त चोट लगी, और कहीं रूस में उनको लेकर के गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, रूस सामने आ गया। रूस में गए हैं बैकडोर से, जैसे सीरिया से जैसे हुआ वो सारे के सारे रूस पे चले गए। इनकी दोस्ती तो रूस के साथ काफी थी। यही कारण है कि अभी जरूर उन्होंने स्टेटमेंट इशू किए हैं मुश्तबा ने, पर कोई टीवी पे नहीं देखे हैं। और उनका स्टेटमेंट कौन पढ़ रहा था? वो एंकर लड़की पढ़ रही थी कि ये उन्होंने कहा है। मतलब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन मार्क है कि क्या जिंदा हैं या ऑलरेडी खात्मा हो गया है या क्या हो रहा है। इस तरह की अफवाहें तो नेतन्याहू की भी उड़ानी शुरू कर दी। एग्जैक्टली, वो उसी पे आने वाला था। नेतन्याहू ने भी सर 2 बार उनको सामने आना पड़ा है। क्या नेतन्याहू भी आपको लगता है कि हो सकता है कि उनका भी खात्मा हो गया हो? नहीं, क्यों, मैं बताता हूँ। इजराइल एक बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश है। आदमी कहीं पे भी हरकत करता है ना, वो दुश्मन को पता चल जाता है कि किधर। और उनकी हरकत को बताने के लिए उनके पास है देश जिनका पूरा सैटेलाइट, पूरा रिकॉनेसेंस, पूरे उनके सब कुछ जो स्पाई नेटवर्क है वो काम कर रहा है। तो वो अगर उनको खबर देते हैं आदमी इधर है, यहाँ से इस कमरे से उठ करके उधर बाथरूम में गया है, इधर गया, तो वो ठोकेंगे। क्योंकि इनका भी तो खामेनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे उनको मारा है, तो बदला तो लेने में लगे हुए हैं। तो इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। ये सोचना कि नेतन्याहू को मार दिया है या खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता। लेकिन सर जो 2 वीडियो उनके सामने आए हैं, एक में कॉफी पीते कॉफी शॉप में दिख रहे हैं, और एक वीडियो ऐसा जनरेट किया गया है, वो बताया जा रहा है कि AI वीडियो है। लेकिन सर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई नेतन्याहू साहब के सामने कि उनको सामने आना पड़ा, बताना पड़ा कि मैं जिंदा हूं? देखिए, एक तो इजराइल जो है लोकतंत्र है, इजराइल के अंदर भी उनके बरखिलाफ भी लोग हैं, और इजराइल के अंदर भी आपको आश्चर्य होगा कि 80% लोग यहूदी हैं, 20% लोग अरबी हैं, फलस्तीनी हैं जो उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल। उन दोनों का पॉपुलेशन मिलकर के 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख है, 90 लाख लोग ही हैं उधर। तो आप समझ सकते हैं कि काफी। अगर मैं कहता हूँ एक लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरह की बात हुई होती ना, और 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश, सबको मालूम है क्या है। आप देख रहे हो कैसे कॉफी पी रहे हैं, लोगों के बीच में, 2 लड़कियों के बीच में या पी रहे हैं, घूमते हैं, कभी दौड़ते हैं, ये वो। तो इसका मतलब आदमी का पता तो चले। तो उनको भी मालूम है वो टॉप लीडरशिप को अगर जब आप मारते हैं, उसका खतरा ईरान को था। इसलिए ईरान ने अपने प्रोविंसेस को पूरी आजादी दे रखी है कि हर के पास मिसाइल्स हैं, हर के पास अपने ड्रोन हैं, आप लड़ते रहो। मतलब लास्ट मैन लास्ट राउंड तक आप लड़ते रहो, सरेंडर कोई नहीं करेगा। ये ईरान को मिला है क्योंकि ईरान की लीडरशिप खत्म। बिल्कुल, अगर ईरान की लीडरशिप नहीं है तो अमूमन। लेकिन सर एक संशय तो जरूर क्रिएट हो गया है, खड़ा हो गया है कि शायद चाहे वो मोहताज खामनेई की बात कर लें या नेतन्याहू की बात कर लें, दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लग गया है कि वो जीवित है या नहीं है सर। नेतन्याहू का, मैं जैसे कहा, एक छोटे देश का हरकत पता चल जाती तो अमूमन कोई नहीं, पर शंका पैदा कर दिया। प्रोपेगेंडा वॉर है एक तरीके से। साइकोलॉजिकल वॉर भी इसको कहते हैं सर। आपने एक कीड़ा तो डाल दिया, आपने कम से कम और कुछ नहीं, ईरानियों की हौसला अफजाई तो की, उनका मनोबल तो ऊंचा किया, सामने आना पड़ा आपको सामने मनोबल ऊंचा किया आपने। इंटरनेट, जहाँ पे ईरानी को क्या मालूम है बाहर क्या हो रहा है, ईरानियों को तो अपने ईरान के अंदर ही क्या हो रहा है मालूम नहीं चल रहा है। तो ये आपने एक अफवाह फैला दी कि इन्होंने हमारे आयतुल्लाह को मारा, हमने भी इनको किया। पर मेरे को ऐसे लगता है शायद इजराइल के बारे में सच ना हो, पर जो सुप्रीम लीडर अब बने मुश्तबा, शायद उनको उसी वक्त चोट लगी होगी, या जैसे ही बने वो, मुझे लगता है दूसरे अटैक में उनको जबरदस्त चोट लगी है, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि रूस में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। उसमें हो सकता है क्योंकि ईरान में बाकी, अब पेजेस्कियां तो रैली में थे, लारसरजानी वो भी रैली में थे, मतलब अगर वो रास्ते में लोगों के साथ दिख रहे हैं तो ये भी आते, पर नहीं आए। इसका मतलब वहां पे थोड़ा सा शक है। पर ये भी एक कीड़ा ईरान ने डालने में कामयाब हो गया, विश्व के दिमाग में क्या कीड़ा डाला और इजरायलियों का मनोबल कम करने की कोशिश की।
अपने लोगों का मतलब इजराइल ने कहीं ना कहीं ना कुछ चने चबा रखे हैं सर ईरान ने। हाँ, ईरान मानने वाली बात तो है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद खड़ा हुआ है। खड़ा, मतलब मनोबल आप देखिएगा, मनोबल एक ऐसी चीज है, इतने के बाद तो पहला झटका मनोबल को लगता है। यहाँ मनोबल, आपकी टॉप लीडरशिप एक झटके में खत्म कर दी जाए, लीडरशिप खत्म, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, आपका एयर स्पेस खत्म, आपका साइबर अटैक्स आपके बैंक के ऊपर, आपका न्यूक्लियर मतलब आपका एयर डिफेंस खत्म, आपके पास रहा क्या है? अब मनोबल जो नीचे जाना चाहिए वो तो ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे ईरानी जो हैं, चाहे नेतृत्व है या नहीं है, वो अपने झंडे के नीचे खड़े हैं, मतलब जान देने के तैयार, लाखों के लोग। ऐसा कौन सा उन लोगों ने ऐसा टॉनिक पी लिया है या कुछ ऐसी चीज खा ली है कि जो मनोबल बढ़ा हुआ है? क्या वो मिसाइल उनका टॉनिक है? वो मिसाइल के कारण, ड्रोन्स के कारण, और दूसरा एक शिया का जो होता है शहादत, कट्टरता, मतलब हम कफन बांध करके चलेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम कफन बांध के चलेंगे, हम सरेंडर, ये जो एक जज्बा मैं कहूँगा 1979 से लेकर के आज तक, ये आयतुल्ला 10 साल के लिए 89 तक आयतुल्ला खोमेनी, और उसके बाद खामेनी ने जो जिस प्रकार से एक जज्बा एक ईरानियों के बीच में डाला है, वो तो साफ नजर आ रहा है। तो पर इस जोश, जज्बा, जुनून को खुराक चाहिए, वो खुराक मिसाइल और ड्रोन दे रहा है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है, सीमित होती है। लेकिन सर, चूंकि आप सर डीजी इन्फेंट्री रहे हैं और हथियारों के बारे में सर आपको अच्छी नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं कौन कौन से पारंपरिक हथियार हैं, ईरान के पास अभी ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनका जवाब शायद इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, जो अब वो यूज कर रहा है? जो अभी तक की जो हथियार वो यूज कर रहा था, वो सब जानते हैं कि एक दोनों दर्जे के हथियार थे, और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही हुआ है, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने में उनकी कहीं महंगी वेपन्स को यूज किया उन्होंने। अब क्योंकि सर लड़ाई इस मोड़ पे आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं वो सामने आ रही हैं, और जिसका एक नाम है सेजल मिसाइल, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, हाइपरसोनिक मिसाइल शायद वो है। थोड़ा आप उससे पर्दा डालें कि सर अभी अब कौन कौन से मॉडर्न हथियार इजराइल, ईरान और अमेरिका यूज करने वाले हैं, और क्या उनका टारगेट रहेगा? देखिए, हम जब बार बार बोलते हैं ईरान एक पुरानी सभ्यता है, बोलते हैं ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उस पुरानी सभ्यता को लेकर के इनका जो दिमाग है काफी तेज है। ये सोचना कि ईरानी बुद्धू हैं, मूर्ख हैं, ऐसे नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी अगर कोई देता है, उसको एब्जॉर्ब करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ईरानियों को बुद्धू समझना या उस तरीके से सोचना कि ये तो सिर्फ जिहादी हैं, ऐसे नहीं है। ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते इसमें काफी कुछ अपना एक दम है, एक अपना कल्चर है, एक आइडियोलॉजी है। उस कल्चर आइडियोलॉजी को लेकर के इन्होंने धीरे धीरे करके रूस की भी मदद की यूक्रेन में, रूस की भी मदद की यूक्रेन में, ड्रोन दे करके, मिसाइल दे करके, वहां से भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया। चीन ने भी इनकी मदद की, चीन भी इनको सैटेलाइट से पूरी मदद देता होगा, पूरी इंफॉर्मेशन देता होगा। चीन से लेकर के तेहरान तक ट्रेन जाती है, चीन से पूरी बेजिंग से ट्रेन चलती है, वो सीधी तेहरान आती है अभी भी। लेकिन क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान 2 देश है जिनके बीच में से थे, अब लड़ाई के माहौल। लेकिन आप समझ सकते हैं, जब हम बार बार बात करते हैं ये सड़कों की, ये सड़क देखो कैसे बनी है, मतलब। और जब चीन ने ईरान के साथ $400 अरब का 30 साल का जो संधि की है तेल के लिए, वो तेल जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाएगा, वो सीधा ऐसे भी जाएगा। चीन ने रूस के साथ भी $400 अरब का डील किया है गैस के लिए। चीन ने 85% तेल उठाने की बात की थी वेनेजुएला से। ये बात खा रही है अमेरिका को कि जिस देश को हमने पूरे विश्व के सामने उनकी मदद करके 1971 से लगे हुए किसिंजर और निक्सन, जिसकी मदद कर रहा था पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान से जाते थे हॉप स्टेप एंड जंप में, उधर से माओ से तुमको मिलते, चौवन लाई से मिलते, वापस जाते। और उन्होंने सोचा कि ये एक कम्युनिस्ट देश, एक लोकतंत्र बन जाएगा जब इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा। तो वो तो कैपिटलिस्ट तो बन गया, पर कम्युनिज्म नहीं छोड़ा उसने, और लोकतंत्र नहीं बना। और शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से पकड़ा है, और वो खुद ही कहते हैं अब सारे के सारे, टू बी रिच इज नॉट। और जिस मार्क की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सर उससे जो लेटेस्ट हथियार है वो भी सप्लाई करे ईरान को? सब कुछ
जो आप बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से 7-8 गुना, 5 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक, 5 गुना स्पीड से कम सुपरसोनिक। अगर सुपरसोनिक हथियार फायर करते हैं तो तकरीबन 19 से 22 मिनट लगते हैं इनको तेहरान से या ईरान से फायर करने वहां पे। तो इस 19-22 मिनट के अंदर आप काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में देश हैं, वो देश अब्राहम अकॉर्ड दस्तखत किया है, वो तो यूएसए के साथ है, यूएसए के बेसिस हैं, तो एयर डिफेंस है, प्लस इजराइल का अपना आयरन डोम है, उस आयरन डोम में भी तरह तरह के पैट्रियट भी हैं, थर्ड भी हैं, लेकिन बावजूद भी कुछ मिसाइलें गिर रही हैं सर हमें, प्लस उनका आयरन डोम है, तो काफी, प्लस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनके पास भी एयरक्राफ्ट है, वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। इंटरसेप्टर्स तो इनके पास हैं, कोई शक नहीं, लेकिन स्पीड में ये इंटरसेप्टर तब काम आएंगे जब स्पीड, अगर हाइपरसोनिक हो गया तो मतलब 3-4 मिनट में ठक उधर, आप समझ सकते हैं। मतलब आपने बोला अरे इनका आ रहा है, रेडार ने पकड़ा, आ रहा है तो वो तो गिर गया। अभी रेडार ने पकड़ा कि फायर किया है तो आपके पास समय है, आप रास्ते में जितने भी हैं उनको सबको खबर करते हैं कि टक 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 वो गिरा सकता है। इसलिए ईरान ने पहले भी जब तकरीबन 500 मिसाइल्स फायर की इजराइल के ऊपर 12 डे वॉर से पहले अप्रैल में 2025, तो क्या हुआ, 90 से ज्यादा प्रतिशत उन्होंने गिराई। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है 100% तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, 90-95 इक्का दुक्का गिर भी जाती है सर। नुकसान कम किया, नुकसान जीरो नहीं हुआ। उस वक्त भी इजराइल को $15 अरब का नुकसान हुआ जब 500 मिसाइलें फायर की। मतलब इन्होंने देखा कि अगर हम इतनी सारी फायर करेंगे तो कहीं ना कहीं, दूसरी बात, हर एक ड्रोन, जो मिसाइल तो बहुत महंगी चीज, ड्रोन अगर आपके $20,000 का ड्रोन है, अगर आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं थर्ड से पैट्रियट से 40-50 लाख का पड़ता है, 40-50 लाख, $3 मिलियन का एक, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी भी हद होती है। बिल्कुल, जिसके लिए इजराइल ने जरूर लेजर्स जो $3 से $5 आयरन बीम जिसको बोलते हैं, आयरन डोम में उन्होंने लेजर्स लगाए जो ड्रोन्स को गिरा से, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, मतलब बिल्कुल 1000-10,000 आए उनको गिराने में वो काबिल। लेकिन ये जो मिसाइल्स फायर कर रहे हैं तो उनकी भी तो हद है, मतलब आप कितने बना सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कितने सारे यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन को यूएसए ने 600 पैट्रियट्स दिए, यूएसए ने अभी तक इनके लिए 800 फायर कर दिए। आप समझते हैं 604 साल में, 604 साल में और 816 दिन में खत्म। समझ गए, तो खर्चा देखो कितना है आज की तारीख में। शायद यही कारण है सर कि मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, यही कारण है कि अब ट्रंप अब थोड़ा सा नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और भीख मांग रहे हैं चाइना से, रशिया से, यूरोपियन देशों से। सर इसमें एक और बात है जितेंद्र, चाहे खर्चा अमेरिका का $3 अरब एक दिन का आ रहा है, $3 अरब एक दिन का खर्चा है, बहुत बड़ा देश कर सकता है जिसके पास पैसा है। नॉर्मल तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चीन भी नहीं कर सकता। और चीन की भी आंखें खुल गई कोसोवो में, जिस प्रकार से एयर कैंपेन उन्होंने किया जब यूगोस्लाविया, तब चीन की आंखें खुली, बाप रे अमेरिका किस तरह का एयर कैंपेन करता है। और अब फिर से उनकी आंखें खुल गई, अरे हम ताइवान की बात करते हैं, इस तरह अमेरिका के पास हथियार और इस तरह के प्रिसिजन, हमारे तो नाक काट देंगे। तो मतलब चीन तो डर गया, मैं सच कहूंगा, चीन डर भी गया। और चीन ने इस लड़ाई को देख करके काफी कुछ सीखा भी होगा कि अपने आप को कैसे बचाना है, अगर कल चीन की नौबत आती है तो क्या करना है। वो भी लर्निंग फेज में आ गया कहीं ना कहीं, उसको भी लर्न कर रहा है कि अगर हम किसी वॉर में चिढ़ते हैं तो हमें किस तरीके टैकल करना है चीजों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप क्या पूछते थे कि इसका ये करना है चीन के बारे में और ये इसका अमेरिका के बाद, ये जो हथियार हैं, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अमेरिका जो है अब दूसरों के सामने, सवाल ये है, अमेरिका को तेल नहीं चाहिए यहाँ से, अमेरिका इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल, बल्कि वो 4 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल, वेनेजुएला भी उसके साथ है, नहीं एक्सपोर्ट करता है। चाहे वो वेनेजुएला ऑयल को रिफाइन करने में काबिलियत रखता हो या ना रखता हो, बिल्कुल। जहाँ पे $300 अरब की रिलायंस की अब एक रिफाइनरी लग रही है टेक्सास में, वो रिफाइन करने की काबिलियत रखता हो, लेकिन आज की तारीख पे अमेरिका को तेल खाड़ी से नहीं चाहिए। वो तो अगर उठाता है तो अपना बचाने के लिए उठाता है, लेकिन चीन को चाहिए। चीन के पास इतना तेल नहीं है। चीन का जो अपना तेल था तो कई सालों तक उन्होंने उसका आयात नहीं किया। अब
आयात तो छोड़ो, उसको आयात करना पड़ा, दे दबादब, क्यों? 85% तेल वो यहाँ से उठा रहा है तो इसलिए अब तेल को एनर्जी क्राइसिस जो बोलते हैं वो अब चीन को शुरू होगा। अगर अमेरिका का मकसद एक ही था, चाइना को डाउन करना। तेल को आप खरीदो, मैं मना नहीं करूंगा, अपने युआन से नहीं खरीदोगे आप, मेरे पेट्रो डॉलर, क्योंकि जो पेट्रो डॉलर है जो किसिंजर ने, अब किसिंजर कौन थे? यहूदी। ज़ेलेंस्की कौन है? यहूदी। समझ गए ना? तो ये जो दिमाग वाले लोग हैं ये सब जानते हैं। अब इसलिए ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ ड्रोन को कैसे मारते हैं और $1000 क्या इंटरसेप्टर दूंगा। ये बहुत दिमागी लोग हैं। इसका फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन्वेस्टमेंट, बैंक पूरा अमेरिका में यहूदी कंट्रोल करते हैं। इसलिए उनका इन्फ्लुएंस अमेरिकन के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। और यही कारण है कि अमेरिका हर कीमत पे इजराइल की मदद भी करना चाहता है। करेगा, कोई शक ही नहीं करे। उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो सारा का सारा सपोर्ट कौन कर रहा है? यहूदी कर रहे हैं। अगर उनको यहूदी सपोर्ट करे तो उसी मकसद से ये लगे हुए हैं और ये रहेगा। यहूदियों को अमेरिका हमेशा सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका का मकसद अलग है। अमेरिका का मकसद है कि तेल के लिए मुझे मनाही नहीं है, पर खरीदोगे डॉलर में, डॉलर दो, तेल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ बोलते भले कितना पैसा मेरा खर्च होता रहा लड़ाई में, डॉलर तो प्रिंट करने हैं, कोलैटरल तो है ही नहीं ना। डॉलर को तो प्रिंट करना है, ये कोलैटरल तो ये है। जब कोलैटरल था सोना, तब तक तो डॉलर उतने नहीं थे। अब जैसे कोलैटरल ये हट गया, आपने देख लिया, 1,70,000 रुपए का तोला। कभी सोचा आपने? 1,70,000 रुपए का तोला सोना हिंदुस्तान के अंदर हट गया। अब कोलैटरल आप करेंगे तो मुश्किल होगा। युआन करेंसी ने पूरे विश्व भर में अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, पर डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसीलिए वो कह रहा है कि अब जैसे आप कह रहे थे वेनेजुएला का तेल अब बिकेगा, और बिक रहा है। किस पे बिक रहा है? डॉलर पे। डॉलर में बिक रहा है। मतलब अब आ गया विश्व का सबसे ज्यादा रिजर्व, 15% रिजर्व वेनेजुएला के पास में है। 10% रिजर्व हाथ में लेने की कोशिश है, डॉलर पे। और यूएस के पास अपना रिजर्व है, तेल बहुत, तो वो टॉप ऑफ द, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी में वो दखल अंदाजी नहीं दे रहे। इसलिए वो कई बार इजराइल से नाराज होते हैं ट्रम्प, ये आप इनकी रिफाइनरियों को मत मारो। हम ये कह सकते हैं कि सर ये युद्ध का असली कारण चाइना है एक तरीके से। जितेंद्र, जो आप कह रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत तथ्य है। चीन के उभरते देख अमेरिका को लग रहा है कि कहीं चीन उसको आंख दिखाने ना शुरू कर दे, और उसको लग रहा है कि आंख दिखा रहा है तो उससे बचने के लिए उसने अभी से चीन को बता दिया है कि पार्टनर, आप जो करना है करो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी करेंसी को हटा करके आप आगे आ जाओगे, आप भूल जाओ। नंबर 1। नंबर 2, हिम्मत है तो आ जाओ। पूरे विश्व, पूरा क्या बोलते, हिम्मत है तो आ जाओ। तो खुलेआम खड़े हैं, बिल्कुल खुलेआम लड़ना है, हिम्मत है। गुंडाई है वो पूरी दिखा रहे हैं अपनी वो। अब जो आप पूछ रहे थे कि भीख मांग रहा है ट्रम्प, भीख नहीं मांग रहा, वो इनको बोल रहा है हिम्मत है आओ ना, तेल आपको चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल जो विश्व का गुजरता है, 25% गैस गुजरता है, उसको किसको चाहिए? बाकी देशों को। सर लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रम्प कहीं ना कहीं, इसमें आपको लग रहा है कि जो बात कह रहे हैं कि उनको आके बात करे, लेकिन सर यूरोपियन देश तो कहीं ना कहीं आगे दिखा रहे हैं ट्रम्प को। दिखाएंगे। यूरोपियन देश में भी जिस प्रकार से एक, मैं कहूँगा, मजहब को लेकर के पूरे यूरोप में परेशानी है। मजहब को लेकर के, जब फलिस्तीनियों को लेकर के अमेरिका के अंदर भी कॉलेज से कितने बच्चों को निकाला ट्रम्प ने, और कि जिस प्रकार से वो तो डर गए ना अमेरिका में बच्चे, ये वो जाना, ये वो क्यों अमेरिका में एक तरीके से मजहब को लेकर के, मतलब जरूर सेक्युलर हैं, डेमोक्रेट्स हैं, सब कुछ है, पर उनको लगता है ये नहीं। यूरोप शायद कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। यूरोप मजहब भी दौर से गुजर रहा है। वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि सर युद्ध जो है ये अननेसेसरी युद्ध छेड़ा गया है, और कहीं ना कहीं नुकसान इससे सबको हो रहा है। नुकसान अमेरिका को इस तरीके से, और कि $3 अरब खर्च हो रहे हैं। एक इंटरसेप्टर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, चाहे थर्ड है चाहे पैट्रियट है, उसकी भी सीमा होती है, बनाने में भी वक्त लगता है, तो इसमें कोई शक नहीं। ईरान ने सोच लिया है इस युद्ध को खींचो, जितना खींच सकते खींचो, और दूसरे को अपने, और अमेरिका सोचता है युद्ध कल बंद करो, जिसके लिए ट्रम्प बार बार कह रहे हैं मुझे टारगेट बताओ, मैंने तो सारा ठोक दिया, सब मर गए, पता नहीं कहाँ है। ये असलियत
जरूर हो, टारगेट नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो, लोग हैं ना ये कितनी आबादी है आप समझ सकते हैं। अगर 9 करोड़ की आबादी ईरान की है और इस 9 करोड़ की आबादी में 65% फारसी हैं, बाकी अजरी हैं, कुछ कुर्द हैं और कुछ बलूच हैं। और जब हम बलूच की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान जो है, जहाँ पे इतना जबरदस्त एक विद्रोह चल रहा है पाकिस्तान के बरखिलाफ, 900 किलोमीटर की बॉर्डर है बलूचिस्तान का ईरान के साथ, 900 किलोमीटर। और जो बॉर्डर ईरान में है उसको बोलते हैं सिस्तान बलोचिस्तान, और सिस्तान बलूचिस्तान शिया नहीं है, वो सुन्नी है। और उनका इस तरफ झुकाव और क्योंकि बलूचिस्तान के साथ एक तरीके से सेकंड रेट सिटीजन और उनके साथ जो भेदभाव पाकिस्तान कर रहा है, बलूचिस्तान में तेल, पानी, बिजली ईरान से आती है, तो वो 900 किलोमीटर का बॉर्डर। अफगानिस्तान 921 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बॉर्डर तो कहीं ना कहीं सर उससे लगे हुए हैं ही है। सर इसमें आपको लगता है कि चूंकि अब युद्ध इस ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां तरह तरह की मिसाइल से यूज की जा रही हैं, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि सर अंतिम जो एक जब ईरान के सामने चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि सर वो अपना जो परमाणु प्रोग्राम था हम जानते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ा चुका है और अमेरिका उसी को रोकने के लिए लगातार प्रयास रहता है, क्या अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ईरान के पास वो अंतिम हथियार बचेगा कि जो भी उसने अभी तक एनरिच किया है उसको यूज़ कर डाले? एक हथियार बनाने की जो काबिलियत ईरान सोच रहा था वो तो खत्म, चाहे वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो मिसिंग है और 12 दिन के युद्ध के बाद भी नहीं पता चला कहाँ गया है, जिससे वो अगर 12-15 हथियार बनाने की भी काबिलियत रखता है। और ये सोच कर कि वो 350-500 गज गहरा उन पहाड़ों में, क्योंकि 2 पहाड़ियाँ हैं, एक 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ी जो जरखोस करके बोलते हैं, दूसरी जो कैस्पियन सी के पास, इन 2 पहाड़ियों के बीच में और ये पहाड़ हैं, ये गाजा पट्टी नहीं है कि रेत के नीचे लोग हैं, ये तो पहाड़ों के बीच में टनल हैं, पूरा साइलोस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ईरान में मुझे नहीं लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की काबिलियत हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया से खरीदने की काबिलियत रखते हैं। ये वो एक देश है जो शायद बेच दे। और हाल ही में भी टेस्ट किया है। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर तो नजर होगी, पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका की पूरी नजर होगी, उसको तो वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। चाहे वो एक वक्त कह रहा था हम ईरान के साथ खड़े हैं, पर सऊदी अरेबिया के साथ जैसे उन्होंने संधि की, अब ईरान को छोड़ दिया जिसकी बॉर्डर इनके साथ है। मतलब पाकिस्तान तो कैच 22, इधर खाए तो मरे, उधर जाए तो मरे, पाकिस्तान तो खत्म। पाकिस्तान तो अब इस इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान का जो पुराना चीफ था राहिल शरीफ, वो इंचार्ज है सऊदी अरेबिया में, उनकी पूरा जो एक इस्लामिक नेटो बोलते हैं, वो इसका इंचार्ज कौन है? शरीफ, सऊदी अरेबिया में। तो उसने तो संधि करा ली पाकिस्तान से। और आसिम मुनीर जो है वो तो सेल्समैन बना पड़ा है, वो सोचता है कि अब ट्रम्प के इलाके में जाएंगे तो चलेगा। तो पाकिस्तान तो खाए तो भी मरे, नहीं खाए तो भी मरे, मतलब कहते धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, टोटल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पाकिस्तान की हालत है। सवाल ये है चीन क्या इस्तेमाल, ईरान क्या इस्तेमाल करेगा? मुझे नहीं लगता है कि ईरान के पास या वो जो उसके पास कैपेबिलिटी बन गई है, आपको लगता है कि बनाने के क्या बोलते कदार पे था वो। बिल्कुल। और जो कहते हैं कि 60% उन्होंने यूरेनियम एनरिच कर लिया था अपना, 60 बना लिया तो 90 बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तो जो JCPOC बोलते हैं हम लोग, उसके द्वारा जिस प्रकार से जो संधि हुई थी जो 2015 में और 2030 तक वो समाप्त हो जानी थी, और जो ट्रंप ने 2018 में आकर के उसको बिल्कुल ही ख्वाहिश कर दिया और सैंक्शंस लगा दिए, उसके द्वारा तो 3.67% ही था। 3.67%, ये तो 60%, 90% चल रहे जाते, पर ईरान में नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दोनों को है, एक इजराइल को भी लग रहा है और ईरान को भी लग रहा है। इजराइल के पास है, अनडिक्लेयर्ड है, इसके पास नहीं है। बनाने की काबिलियत है और बना सकते हैं, पर वक्त लगेगा। लेकिन ये वो वाला हिसाब नहीं, इराक वाला जो खोदा पहाड़ निकली चुया, सदाम हुसैन को मारा कह के, ये अलग कॉफी है। इनके पास अलग है, मतलब बनाने की काबिलियत है, एनरिचमेंट है। और जिस प्रकार से यूएसए ने इनके ठोके हैं लगातार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये कोई शक नहीं, ईरान के पास काबिलियत है, पर क्या बना सकता है शक है। क्या नॉर्थ कोरिया से खरीद सकता है, क्या कुछ ऐसे कर, वो भी हो सकता है, मतलब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस पूरे युद्ध के दौरान आप इंडिया, पाकिस्तान और क्या कहते हैं चाइना, अफगानिस्तान, इनकी भूमिका किस तरह देखते हैं सर आप? क्योंकि हम देख रहे हैं एक फ्रंट पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान भिड़े हुए हैं। चाइना कहीं ना कहीं एक शत्रुमुर्ग की तरह शांत बैठा हुआ है, बिल्कुल अपना वेट एंड वॉच कर रहा है। भारत जो है एक न्यूट्रल रवैया अपनाए हुए है सर। आप किस तरह देखते हैं सर? देखिएगा, चीन जो है विश्व का 30% मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरी चीन की जो इकोनॉमी है वो चलती है बेचने में। जो बनाता है वो बेचता है। 30 से 40% अगर विश्व का आप लोगों ने खाने से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के, बिजली से लेकर के, बड़े बड़े एवरीथिंग सब कुछ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। चाइना अपने बिजनेस को खराब नहीं करेगा, सहानुभूति देगा, पैसे देगा, मदद करने की कोशिश करेगा, इंटेलिजेंस की खबर देगा, पर डायरेक्टली लड़ाई में नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि वो दुकानदार है, दुकानदार को अपनी चीजें बेचनी है। अगर वो सबसे लड़ाई मोल ले लेगा तो उसकी दुकान चलेगी कैसे? मतलब वो कहा होता है ना हमारे यहाँ कि महाराष्ट्र साइड में 1.5 शाणा आदमी है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो ऐसी हालात में चीन सिर्फ वेट एंड वॉच, सहानुभूति है वो। और सबसे बड़ी बात, चीन सीख रहा है कि अमेरिका के पास क्या क्या है, अमेरिका क्या क्या कर सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके साथ फ्रेंच के भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। इनके पास क्या नहीं है और किस तरीके से उन्होंने तेहरान को ठोका है, वो भी साफ दर्शाता है कि इतनी मौतें नहीं हुई 1800 से 2000 की मौतें, जबकि 10,000 स्ट्राइक्स, 7,000 स्ट्राइक, इतने स्ट्राइक्स क्या प्रिसीजन से मारा होगा कि आदमी नहीं मर रहे हैं, कोलैटरल डैमेज कम से कम है। 160 लड़कियां मरी, तो उसके बाद जो विश्व में उनके खिलाफ जो एक लोगों ने बिल्कुल सहानुभूति ईरान की तरफ चली गई, इनकी 160 बच्चियां को मारा गया। तो ऐसे अब भारत जो है, भारत की पुरानी सभ्यता होने के नाते अगर पाकिस्तान ना बनता तो भारत की तो बॉर्डर ईरान के साथ है ना। पाकिस्तान बना इसलिए जो हम बड़ी बड़ी बातें करें, 900 किलोमीटर की बॉर्डर इसकी पाकिस्तान की ईरान के साथ है, वो तो हमारी होती ना। 900 किलोमीटर अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान तो डुरान लाइन को मानता ही नहीं है ना। तो मतलब भारत ही ईरान के साथ, और भारत में भी जो पारसी आए हैं और जो बसे हैं, जो आज की दिन में इनकी तादाद तकरीबन 60,000 हैं। चाहे वो टाटा है, चाहे फील्ड मार्शल मानेकशॉ है, चाहे नारिमन है, चाहे पालकीवाला है, ये जो बड़े बड़े गोदरेज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारे के सारे पारसी हैं। ये चाहे मुसलमान नहीं है, पारसी हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो पहला धर्म था ना, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो पहला मजहब जिससे ये सब के सब मुसलमान बने, और जो वो छोड़ करके हिंदुस्तान में आए, और ईरानी जिनके रेस्टोरेंट मुंबई में चलते हैं वो मुसलमान हैं। पर ये जो पारसी हैं मुसलमान है, तो ज़ोरास्ट्रियन है। तो और आप समझ सकते हैं 60,000 लोग, और इनका दबदबा देखो। दादा साहेब नारोजी से लेकर के आज तक इतने सारे लोग जो नाम सुनते हैं हम लोग, हम नमक खा रहे हैं तो टाटा का नमक बोल रहे हैं। तो ये इनका भारत के संबंध जो ईरान के साथ है, पारंपरिक संबंध है, अच्छे संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। और रहेंगे चाबहार पोर्ट जो बनाया है, मकसद देखो, अफगानिस्तान को जो हम देते हैं, खाना पीना भेजते हैं, चावल देते हैं, तो कहाँ से देते हैं? लेकिन सवाल इसमें सर यही लगातार उठता रहा कि जो भारत की भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष है, वो लगातार कह रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए भारत की इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान को लेकर, उसमें स्टैंड नहीं कर पाया भारत कहीं ना कहीं। और अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया भारत, और जैसा अमेरिका बोलता जा रहा है वैसा करते जा रहे हैं। इजराइल क्योंकि अच्छा दोस्त है, हमारा पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान के हमारे संबंध पुराने रहे हैं, सदियों से रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टैंड था वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत नहीं स्टैंड कर पाया। पूरे युद्ध में अगर हम देखें जितेंद्र, ना ईरान दूध का धुला है, ना अमेरिका दूध का धुला है, कोई भी दूध के धुले नहीं है। हर एक हमने हमेशा देखना चाहिए, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। हमारे 1 करोड़ लोग कहाँ पे काम करते हैं? 1 करोड़, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ लोग ये 6 देशों में हैं। कुवैत में, आपके ओमान में, आपके यूएई में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, यहीं पे काम कर रहे हैं सारे के सारे 1 करोड़। तो हमने उनको, और यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, आधा करोड़ तो बांग्लादेशी हैं, आधा करोड़ पाकिस्तानी हैं, तकरीबन मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास फिलिपिनोज हैं, फिलीपींस के लोग काम। तो ये इतने सारे हैं। अगर आबादी आज की तारीख में अगर 6 करोड़ इनकी है, तो तकरीबन 3.5 करोड़ तो बाहर के लोग हैं, जिसमें 1 करोड़
और एक आधा आधा लगा लो तो 1-2 करोड़ तो अपना जो पुराना भारत था उसी के लोग हैं उसी के तो लोग हम लोगों ने उनका भी तो इंटरेस्ट देखना है ना। और क्या हर बार ईरान ने हमारा साथ दिया? हमेशा नहीं। कश्मीर के बारे में जो आयतुल्ला खामेनी जो मारे गए, उन्होंने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दी उससे तो दुख होता है ना कि मुसलमान भारत के अंदर जो इस तरह की बातें जो की गलत। पर भारत ने अपना हित देखा है और भारत ईरान के साथ है संबंध। हर कोई अपना हित देख रहा था। आप देखो तो हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए तो 2 शिप आ गए ना एलपीजी लेकर के। कैसे पहुंचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? हाँ। इस सब के दौरान सर, हमने एक चीज देखी है कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत की फैक्टर बन गया है सर। और ईरान कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अमेरिका की शायद हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसको किस तरह से अपना उसको रिलीज करें या उसको खुलवाएं। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अब अमेरिका अपनाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए फ्री करा जाए? क्योंकि अभी तो शर्तें लगा रखी हैं ईरान ने कि जो हमारे क्लोज एलाई रहे हैं, चाहे भारत हो चाइना हो, उनको हम निकलने देंगे, वो भी शर्त के तौर पर। क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने लगातार बातचीत जारी रखी और क्योंकि किल्लत भारत में भी स्टार्ट हो गई थी पेट्रोल की और गैस की, खास तौर से शिप आ गए हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाकी विश्व के लिए कैसे खुले, उसके लिए सर अब क्या अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा, जिससे चुनौतियां थोड़ी सी कम हो सके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि विश्व का 20% तेल, 25% गैस गुजरता है। पूरे विश्व में 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस्तेमाल होता है एक दिन में। एक दिन में 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस्तेमाल होता है। इसमें 20 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल इस्तेमाल करता है अमेरिका। तकरीबन 16 मिलियन बैरल्स पर डे इस्तेमाल करता है चीन। तकरीबन भारत 5.5 से 6 मिलियन बैरल्स ऑफ तेल इस्तेमाल करता है। आप समझ सकते हैं 20, 16 और 6 आप पूरा विश्व का 42% कल हो गया, देख लिया ना। तो मतलब 3 देश जो पूरा विश्व में तेल इस्तेमाल करते हैं उसका 20% यहाँ से आता है। और ईरान सप्लाई करता है पूरे विश्व भर में तकरीबन 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। खर्ग आइलैंड जिसके ऊपर अब आजकल बातचीत हो रही है, जिसपे ट्रंप ने फायर किया है और उनके तेल को बर्बाद नहीं किया, उनकी कैपेसिटी स्टोरेज है 30 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी है स्टोरेज की। और ईरान का तकरीबन 90 से 94% तेल जो एक्सपोर्ट होता है वो इस खर्ग आइलैंड से होता है। ये खर्ग आइलैंड जो है वो है तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा। तकरीबन पूरा एरिया है तकरीबन 22 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर पीने के लिए पानी मिलता है। यहाँ पे तो पूरा खारा पानी पूरे वहाँ पे तो खारा, पर यहाँ पे पीने के लिए पानी, जहाँ पे उन्होंने तेल और उनकी मिलिट्री वही 2 मुख्य हैं। और ये कहाँ है? तकरीबन 25 किलोमीटर ईरान की कोस्ट लाइन से दक्षिण में और उत्तर में पर्शियन गल्फ से मिलता हुआ, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कहा जाता है अमेरिका अभी तक सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया ईरान का, फिर सफलता क्यों नहीं घोषित की, क्यों नहीं विक्ट्री घोषित? लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम तो जीत चुके हैं, हम तो अपना युद्ध, हम जो हमारा टारगेट था वो अचीव कर चुके हैं, इतनी स्ट्राइक कर दी हैं, लगातार ऐसी बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, जब तक जमीन के ऊपर आपके पांव नहीं होंगे, आप झंडा नहीं गाड़ेंगे अमेरिका का ईरान के ऊपर या जो, तब तक आपको कोई नहीं कहेगा। क्यों? आप देखो ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को ठोका ना, बिल्कुल 100 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिए। क्यों पाकिस्तान चिल्लाता है कि हम तो जीत गए, हम तो जीत? क्यों? क्योंकि इस पूरे नए तरीका का जो युद्ध है इसमें ना मॉडर्न वॉरफेयर, ना हमने जमीन उनकी पकड़ी ना उन्होंने हमारी जमीन पकड़ी, लेकिन युद्ध जो हुआ नुकसान पाकिस्तान का हुआ। तो पाकिस्तान को लगता है मेरी जीत इसमें है कि मैंने अपना अस्तित्व संभाल लिया तो मैं जीत गया। वैसे ईरान को लगता है कि मैंने अपना अस्तित्व, अभी तक मेरे जमीन के ऊपर इसने कदम नहीं रखा, इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे को कोई। लेकिन अमेरिका क्यों दावे कर रहा है फिर? मुझे लगता है कि खर्ग आइलैंड में ये बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेगा। जो मरीन कमांडो, बिल्कुल मरीन्स को जो इन्होंने टास्क दिया है, शायद हम लोगों की बातचीत जब तक खत्म हो, और मुझे लगता है कि खर्ग आइलैंड में मरीन उतर गए होंगे। अगर उस आइलैंड के ऊपर मरीन उतर जाते हैं तो 25 किलोमीटर दूरी पर है कोस्ट लाइन से। अब सवाल यह है कि उन्होंने कोस्ट लाइन को भी संभालना है कि जैसे कि यहाँ पे जो मरीन्स उतारे हैं उनकी भी तो सुरक्षा करनी है। चलो आपको एयर सुप्रीमेसी आपको एयर कर लेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका को
जरूरत पड़ेगी, खर्क आइलैंड पे अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे, रखता है, पकड़ता है, तो वो ईरान की जमीन पर भी जाकर के पकड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो जब तक आप कम से कम स्ट्रेटेजी उसकी बहुत क्लियर है, पहले एयर स्ट्राइक की, मिसाइलें दागी, हमले किया, सब कुछ किया। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं, तो जो इसके खर्क आइलैंड की आप बात कर रहे हैं उसको कब्जाना बहुत जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं ईरान दबेगा। और अब जो हम लोग कह रहे हैं कि चीन के टैंकर जा रहे हैं, भारत के टैंकर आ रहे हैं, रूस मध्यस्थता कर रहा है, रूस ईरान के साथ है, तो ईरान ने भी अपना दरवाजा खुला रखा है। उसने सोचा है कि अगर मेरे को ज्यादा ही मतलब बरस ही गया, मरे क्या करे वाला हिसाब अगर आ ही गया, तो ये मेरी मदद करेंगे थोड़ा सा बातचीत करके, और मेरी इज्जत भी बचेगी और ऑनरेबल एग्जिट भी मिलेगा। वैसे अमेरिका ने बार बार सबको कहा तेल चाहिए, अपने शिप लगाओ, उधर ले जाओ, मतलब आप मेरे कंधों से गोली मत चलाओ। आप ये सोचो कि विश्व को तेल चाहिए और मैं तेल दूं और मेरे आदमी मारूं, आप भूल जाओ, मैं अपने आदमी नहीं मरवाऊंगा, आप अपने सामग्री लाओ और यकीन करो ये आपको जाए। तो अमेरिका भी जानता है, ये अमेरिका को परेशानी है बॉडी बैग्स। अभी तक उसके 13 सैनिक मर चुके हैं, एक तो वो जो हवाई जहाज क्रैश हो गया उसमें गए, इधर 7 गए तो उधर 6 थे, तो 13 एक सैनिक मर गए। ईरान के भी मरे हैं। अब ईरान को परेशानी ये है कि उसको ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। अगर ये कहें कि आप घुटने टेक दो तो ईरान कहेगा हम तो कफन बांध के शहादत के लिए तैयार है, जो मारना तो सेफ एग्जिट क्या होगा सर उसके लिए? फिर सेफ एग्जिट क्या होगा ईरान के लिए? यही इसलिए दोस्ती ने बना रखी क्योंकि ईरान ने गलती से, मैं कहूँगा ईरान ने गलती से, या पता नहीं उसकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत इनको दुश्मन बना लिया। शुरुआत में जब लड़ाई शुरू हुई उस वक्त ये दुश्मन नहीं थे, ये सब ईरान के साथ खड़े थे। और मुझे लगता है अगर ईरान सिर्फ अमेरिकन बेसिस के ऊपर ही अगर अपने आप को सीमित रखता तो शायद ये तब भी रहते कि सब कहते भाई ईरान में तो लगातार हमले अब भी हो रहे हैं सर, दुबई में हो रहे हैं। जिस प्रकार से एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज, डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके ऊपर रॉकेट्स, मिसाइल गिराने शुरू कर दिए तो उनका नुकसान हो गया। मतलब जो रईसी पाई इन्होंने उसको तो ध्वस्त कर दिया। सारे के सारे बुर्ज खलीफा में जाकर के रह रहे, वहीं पे बम गिराने शुरू कर दिए। तो मतलब जो लोगों ने, आपने जैसे शुरुआत में कहा, जिसने निवेश किया उधर, हमारे सारे के सारे रईस लोग भारत से, विश्व से वहां पे जाकर के रहते हैं, वो तो उनका रहना ही खतरा हो गया, खत्म हो गया। तो ये देखते हुए ईरान ने किसी प्रकार से इनको अपने से दूर कर लिया। और यही कारण है आज की तारीख में कि ईरान अलग थलग पड़ गया। ईरान के साथ खुलेआम कोई नहीं बोल रहा मदद की। लेकिन सर जिस तरीके से कई दिनों तक हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बंद पड़ा हुआ था, सिर्फ 2 देशों के जहाज वहां से गए, और अगर ये लंबे समय तक अगर ये बंद रहता है तो आपको लगता है कि जो कीमतें लगातार कच्चे बाजार में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ईरान तो कह रहा है कि 200 तक बैरल तक चली जाएगी, $2। आप किस तरह देखते हैं अगर ये लंबे समय तक अगर बंद हो गया तो सर किसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है? सभी को 20% बहुत होता है। और भारत जो गैस का उत्पादन करता है वो बोलते हैं 189 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर क्यूबिक मीटर्स का हमारा उत्पादन, मतलब हमारी जरूरत, जिसका 50% हम खुद भारत के अंदर बनाते हैं और बाकी 50% हम इसको निर्यात करते हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं जिसका 60% आता है कतर से, और कतर में उन्होंने फायर कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद भी दिक्कत आती है क्योंकि शुरुआत करने के लिए या तो 4 घंटे या 4 दिन या 4 हफ्ते लगेंगे। यानी कि लड़ाई अगर आज भी समाप्त होती है तो आप ये सोचिए कि गैस कल से मिलने लगेगा, नहीं, उस फैक्ट्री को दोबारा आपने शुरू करना है तो वक्त लगेगा। तो ये उसमें भारत के अंदर भी बन रहा है। तो भारत के अंदर तो हम लोगों को अफवाहें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर 1 सिलेंडर चाहिए तो आप 3 सिलेंडर रखने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो वो तो नहीं होना चाहिए और इस तरह की बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। बस सवाल ये है कि पूरे इसमें अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर पूरा कब्जा करके खोल दिया तो ईरान गया, क्योंकि उसका जो पॉसिबिलिटी लगती है आपको? मुझे लग रहा है कि अमेरिका को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो अमेरिका के विरुद्ध एट एनी कॉस्ट पूरा मतलब जो एक हवा है आज की तारीख में अमेरिका के विरुद्ध हवा चल रही है, और उस हवा को अपनी तरफ लेने के लिए अमेरिका सोचेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने अपने ये भेजिएगा पूरे के पूरे वॉरशिप्स, जिससे कि आप
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला खुल रखा। सकता अगर एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाता है तो फिर ईरान जो है दबाव में आता है, और अगर नहीं खुलता है तो फिर ईरान की बल्ले बल्ले, क्योंकि वो वेपनाइज कर गया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करके ईरान ने सिर्फ तो अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशल रहने वाला बहुत क्रूशियल है, बिकॉज नहीं तो या तो ईरान गया है। या फिर ईरान ने पूरे विश्व को मतलब क्या उसको घुटने पे ले आया। घुटने पे ले आया। ये या तो ये लड़ाई बंद करवाओ, और मेरे अस्तित्व के ऊपर अगर आंच आएगी तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका रख नहीं सकता है। चाहे ध्वस्त कर सकता है पर उसको घुटने पे। लेकिन अब मजबूरी तो उसकी पड़ रही है सर, कहीं ना कहीं जो खर्ग आइलैंड है उस पर बूट ऑफ ग्राउंड रख रहा है सर, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें देखिए आप, जितना भी बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं आएंगे तब तक, और बूट्स ऑन ग्राउंड निल प्लस वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ईरान बनने तो यही दो टारगेट आपको लगता है कि अमेरिका के रहने वाले बहुत जरूरी है। और उसी तभी ईरान कहते हैं उसको थोड़ी सी गर्दन पकड़ी जा सकती है उसकी। यस, नहीं तो ईरान एक ऐसी उसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो पहाड़ हैं, जो उसका एंट्री है। क्योंकि जो बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे जो पहाड़ियां हैं वो बहुत घनी पहाड़ियां हैं, और वहां पर उन्होंने अपने इंस्टॉलेशन बना रखे हैं टनल्स में। 1600 किलोमीटर लंबी पहाड़ियां हैं वहां पे, और जो कैस्पियन सी के पास जो पहाड़ी है रोज करके, वहां पे तो आपको ये भी दिखेगा क्या, बर्फ भी दिखेगी, मतलब यू हैव स्नो कैप पीक्स आल्सो, और इधर रेत भी। तो आप समझ सकते हैं ईरान एक बहुत, मतलब उसने, ईरान ने अच्छी तरह ठान ली है कि उसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है, उसका वो पूरा फायदा उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, बिल्कुल अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरा दमन हमारा। चाहे वो भारत हो या फिर ईरान हो, वो उन्होंने देख लिया है ये इतना आसान नहीं है। सर थोड़ा सा मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने हैं और अटैक लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो आखिर किस चीज़ को लेकर इतना सारा आमने सामने आ गए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कि क्योंकि एक नई फ्रंट हम देख रहे हैं वॉर का सर, जो शुरू हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पीछे कहीं ना कहीं चाइना खड़ा रहता है, और अफगानिस्तान के पीछे शायद भारत अपना एक सपोर्ट देगा। ये एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है सर, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब सदाम हुसैन मारा गया और इराक बर्बाद हो गया, उसके बाद वहाँ पे ISIS खड़ा हुआ, और ISIS जो है उसको, उसका नामो निशान मिटाने में ईरान का भी बहुत बड़ा हाथ था। ईरान ने भी मदद की उस ISIS को हटाने खत्म करने। और उसका जो बाद का जो इन्फ्लुएंस आया, ये जो अलकायदा और जिस तरीके से लोग आए, ये अफगानिस्तान में भी घुसे, ये पाकिस्तान में भी घुसे, तो ईरान ने भी इनकी मदद करने की कोशिश की, अलकायदा बाकी इसमें जो आतंकी संगठन हैं। तो इन आतंकी संगठनों को, प्लस ईरान को हर हमेशा आतंकी संगठन का जो एक तरीके से मैं कहूँगा परेशान जो कर रहे थे, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से या बलूचिस्तान से वो जाकर श्रेय लेते थे, जिसके लिए बार बार ईरान पाकिस्तान को कहता था कि आप ये आतंकी संगठनों को एक तरीके से पनाह दे रहे हैं जो हमारे यहाँ पे आकर के हमला करते हैं। वही अब देखते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो हमला कर रहा है, तालिबान अफगानिस्तान में है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो है। पाकिस्तान का कहना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की फौज ने क्रिएट किया है। वो फौज का वो एक मॉन्स्टर जो उन्होंने खड़ा किया, जो आप उन्हीं के बरखिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ जो है वो इस्लाम के तौर पर चलना चाहिए। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कहना है, जबकि उनका शरीयत और पाकिस्तानी जो है वो शरीयत नहीं, वो एक तरीके से दारू भी पीने वाला है और मौज मस्ती भी मारने वाला है। तो ये इनको पसंद नहीं है। तो तालिबान अलग, तालिबान की तो सोच अलग और उनका नजरिया अलग है, और उनकी भी बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान के साथ वो नहीं। और अगर अफगानिस्तान की जब पाकिस्तान से नहीं बनती है, चाबहार से ही तो जा रहा है ना, सारा का सारा तो चाबहार से ही जा रहा है, जो भी जाना है। मतलब अफगानिस्तान को मदद ईरान भी कर सकता है, और अगर पाकिस्तान की मदद ईरान करता है, हमला पाकिस्तान ने ईरान पे भी किया है, और ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला किया 1 साल पहले। बिल्कुल। मैं सर इसमें एक चीज थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्लियरिटी के तौर पर, कि आखिर जो आमने सामने ये आए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान,
मुख्य कारण क्या है, तहरीक तालिबान या कुछ और फैक्टर्स नजर आते हैं सर आपको? ये बड़ा मिक्स है, क्योंकि अगर आप देखिए बलूचिस्तान को तेल, पानी, बिजली सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ईरान से। पाकिस्तान तो कुछ दे ही नहीं रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% भाग है, सिर्फ 5% आबादी है, तो उनको इन्होंने तो बिल्कुल सेकंड रेट सिटीजन छोड़ दिया। अब पंजाबी जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका बोलबाला फौज में भी बहुत ज्यादा है, बाकी इसमें भी सब जगह जाए, मतलब पाकिस्तानी है पंजाबी, और वो पंजाबियों की बलूची से नहीं बनती, वो पंजाबियों की पठानों से नहीं बनती। वो पठान कौन है? खैबर पख्तूनख्वा। तो बलूचिस्तान अलग होने की सोच है, खैबर पख्तूनख्वा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, सिंध में सिंधी हैं, वो उनकी इनसे नहीं पड़ती। तो कराची में जब आयतुल्लाह खौमेनी का अपना जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक आक्रोश लहर दिखी, जिसमें 20 लोग मारे गए क्योंकि वो अमेरिकन काउंसलेट के ऊपर जो कराची पे हमला हुआ और उन्होंने जो मारा। तो इससे साफ पता चलता है, चाहे पाकिस्तान के अंदर 20% शिया हैं, लेकिन कराची में 30 से 35% शिया हैं। इसलिए कराची में यह हालत हुई। भारत में भी 15% शिया हैं, तो भारत में इस तरह के हरकतें नहीं हुई। जरूर सहानुभूति हुई, उनके आयतुल्लाह थे, सहानुभूति थी, पर इस तरह के मार तोड़ फोड़ नहीं की इन्होंने। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अपने संबंध और पैसे की लालच में सऊदी अरेबिया से हाथ जोड़ लिए। सऊदी अरेबिया में अपने पुराने चीफ को रख करके उसको नौकरी दे करके उधर उनकी इस्लामिक नाटो संधि बना ली कि एक अगर आप आर्टिकल 5 के तौर पर मेरे ऊपर हमला होगा या आपके ऊपर हमला होगा तो एक हमला ऐसा समझा जाएगा कि मैं आपकी मदद करूं। उसके लिए अब वो सऊदी अरेबिया के साथ चला गया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो है ईरान के साथ। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान अब catch-22 सिचुएशन। क्या आपको ये लगता है कि सर जो तालिबान अफगानिस्तान में बना हुआ है, चूंकि वहाँ पे सरकार अब तालिबान की ही सरकार है, जो अस्थिरता पहले हुई थी पहले, उसको ख़त्म भी कर सकता है, और युद्ध जिस तरीके से पाकिस्तान छिड़ता नजर आ रहा है, आपको लगता है कि तालिबान और तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुई हैं? तालिबान के पास अफगानिस्तान में वो हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज है, तकरीबन 5.5-6 लाख उसकी फौज है, और सिर्फ भारत से के लड़ने के लिए लड़ने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि वो आतंकी बन गए हैं। लड़ने के लिए काबिलियत होनी चाहिए ना। वो तो चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, या उसके बाद जिस प्रकार से वो करता है, पाकिस्तान में लड़ने की काबिलियत नहीं है। उसकी फौज अब बिजनेस में लग गई है, और बिजनेस करती है, बाकी फालतू के धंधे करते हैं और आतंक में लगी है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपने पांव फैलाने की कोशिश की, ये सोच करके कि ये तालिबान तो हमारा ही है, हमने ही तो खड़ा किया है, हमने मदरसों में इनको पैसा दिया है। पैसा कहाँ से आ रहा था? सऊदी अरेबिया से आ रहा। मतलब जो एक टाइम पे चीन की नीति रहती थी विस्तारवादी की, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उस पर अब दौरे डाल रहा है। पाकिस्तान में जितेंद्र 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख मदरसे हैं जिनका फंडिंग या बाहर से आ रहा है, और सिर्फ 2,70,000 स्कूल हैं सरकारी। आप समझ सकते हैं, जिस देश में 6 लाख मदरसे हैं, तो किस प्रकार से वो अपने जिहादी बना रहे हैं, और स्कूलों में जो जा रहे हैं वहां पर भी जिहाद। भारत नंबर 1, काफिर, इसको मारना है, हिंदू को मारना है। मतलब उनकी जो सोच है कट्टरवादी सोच भारत के बरखिलाफ। शायद अफगानिस्तान सर उससे कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने साफ कह दिया है कि हम अब देश चला रहे हैं। अभी तक हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अब अफगानिस्तान हमारा है, हम उसको चलाएंगे, और वो उसमें सफल हो रहे हैं। और पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। वो तो डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग कर दिया। 2700 किलोमीटर डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग करके बैठ गए, सोच करके ये बॉर्डर है। अफगानिस्तान रोज लड़ रहे हैं इनके साथ, तालिबान रोज लड़ रहा है, ये बॉर्डर हमें मंजूर नहीं है। वो अभी नहीं है, 1893 से बॉर्डर की लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, देखिए आपने जैसे की बात की कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी है, सेना, और उनके पास हथियार भी मॉडर्नाइज हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान के पास ऐसी वो चीज़ें नहीं है सर। तो क्या उस सिचुएशन में सर आप लगता है कि भारत एक पीछे से बैकडोर से उनको हेल्प करेगा, या रशिया उनको हेल्प करेगा? देखिए, भारत और तालिबान के रिश्ते जो हैं धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री अभी भी भारत में थे, क्योंकि
पाकिस्तान तो लड़ने में उनको खाना पीना सब, बॉर्डर बंद हो गया तो वहां से ना क्या उसको बोलते संतरे आएंगे ना यहाँ से पिस्ता जाएगा, मतलब सब खत्म ही हो गया ना, खाना पीना जो बॉर्डर बंद हो गया। एक चाहबार फोर्ट जो चाहबार पोर्ट जो हमने बनाया था, वो चाहबार पोर्ट का मकसद ही ये था कि भाई अफगानिस्तान की मदद कैसे की जाए। पाकिस्तान का मकसद था कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ, हम अफगानिस्तान को अपने कैप्चर कर ले लेंगे, अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। वो माने वो पठान है, वो पठान है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर पठान ज्यादा हैं बनिस्बत अफगानिस्तान के अंदर पठान। तो जो अफगानिस्तान में जो पठान है वो उनके साथ बाकी भी हजारा ये जो बाकी लोग हैं वो भी हैं। तो पाकिस्तान के पठान और अफगानिस्तान के पठान एक ही पठान है, और इसीलिए ये जो आना जाना है और कोशिश कर रहे हो जिस प्रकार से पाकिस्तान पठानों के बरखिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो मुहिम उन्होंने चलाई है और ढकेल रहे हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर, तो जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बलबूते पे, उनके कंधे से, उनके पैसों से जो पाकिस्तान सोच रहा था हम अफगानियों को खरीद लेंगे, वो तो नाकामयाब। लेकिन अफगानिस्तान में जो लड़ने की काबिलियत, एग्जैक्टली सर, तालिबान में जो जोश है, और तालिबान जिस प्रकार से वो एरिया है, जो पहाड़ हैं, उसमें इनके बत्ती बंद पाकिस्तान, कोई शक नहीं। चाहे उनके पास जेट्स हों, टैंक्स हों, मिसाइल्स हों, जब लड़ने की बारी आती है तब बड़ा मुश्किल है। बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान अफगानिस्तान में रख नहीं सकता है, चाहे बॉर्डर है। क्योंकि सर हमने देखा है जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने लाखों कोशिशें करी कि हम तालिबान को खत्म करते, खत्म नहीं कर पाए सर, क्योंकि जो अफगान लड़ाके हैं वो एक अलग ही मिट्टी के बने हैं और अलग ही स्ट्रेटेजी से लड़ते हैं, क्योंकि जो डेमोग्राफिक कंडीशंस वहाँ की हैं वो उनको पूरा फेवर करती हैं। 100% टेरेन उनके साथ है, लोग उनके साथ हैं। सर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तालिबान सामने खड़ा है, बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है कि उसको कैप्चर कर लें, क्या पाकिस्तान की सामने ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि पाकिस्तान कैप्चर कर ले तालिबान को? क्योंकि सर उसका अब जो विस्तारवादी नीति वो अपना रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि तालिबान को, क्योंकि तालिबान एक हिस्सा था पाकिस्तान का ही, हम जानते हैं तहरीक तालिबान वहाँ पर है, पाकिस्तान इस तरह देख रहा है कि हम अब अफगानिस्तान को अपने साथ कैप्चर कर लेते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? और क्योंकि तालिबान जो सरकार चला रहा है वहाँ पर, वो एक अलग तरीके से अपने देश को आगे लेके जाना चाहता है, पाकिस्तान को शायद रास नहीं आ रहा है, तो इसकी ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है सर किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान क्या लगता है कि सिर्फ मुंह ताकता रह जाएगा? पाकिस्तान मुंह ताकता रह जाएगा? इम्पॉसिबल, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल। ओवर माय डेड बॉडी पाकिस्तान कदम रख के दिखा दे अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टूट की नौबत पर है, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है, पंजाब, पाकिस्तान के टूटने के इसमें किरदार पर खड़ा है, वो कहाँ से? अफगानिस्तान। इम्पॉसिबल। और अफगानी जानते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तानी फौज दुम दबा करके भागती है, अपने पोस्टों को छोड़ देती है, बिल्कुल वो तो चले जाते हैं, और उनकी पतलूने लेकर के ये अफगानी जा रहे होते हैं, ये देख लो, ये हैं, ये सारे के सारे, हमको सोचते हैं हम इनके टट्टू बनेंगे, ये आएंगे हमारे नीचे। पाकिस्तान भूल जाए, पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अगर संबंध अच्छे रखता तो फायदा होता, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने डुरान लाइन को फेंस कर दिया, और वो डुरान लाइन जिसका अफगानिस्तान कभी भी मान्य नहीं करता है, उसको लेकर के जो द्वेष पैदा हुआ है, और जिस प्रकार से जो अफगानी पठान जो जाकर के पाकिस्तान में बसे थे और काफी तादाद में पेशावर में, कराची में बसे थे, उनको इन्होंने निकाल दिया। तो अब तो लेकिन हथियारों की लड़ाई में सर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का हक्कानी नेटवर्क, ये जो नेटवर्क इन्होंने पैदा किया, उनका जो ISI चीफ ऐसे जेब में हाथ डाल करके कॉफी पी रहा था जैसे 15 अगस्त के बाद जो गया, वो तो जेल में है, जेल में है। और जिसको हम बोलते थे इमरान खान को तालिबान खान, वो भी जेल में है, जेल में है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं, नफरत। और पाकिस्तान भी अब उसी नफरत से अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, और जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की फौज को चने चबा रहा है, मतलब उनको यही नहीं मालूम चल रहा है कि पाकिस्तान को क्या हो गया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये बात तो सर सच्चाई है इस बात में कि तालिबान के पास वो मॉडर्न हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है।
आपको भी लगता है कि एक फ्रंट ऐसा भी खड़ा हो जाएगा जब पाकिस्तान अपने मॉडर्नाइज हथियार भी यूज कर सकता है? देखिए, तालिबान के जब against? अमेरिका वहां से बाहर निकला तो $7 अरब के वहां पे हथियार वो छोड़ गया, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ले गया होगा काफी कोई, पर बाकी भी तो हथियार उधर हैं। अफगानिस्तान के पास भी हथियार हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान उनको इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, उसके पास तो गन्स है ना, तो वो तो छोड़ेगा नहीं। मतलब यहाँ तो आज मैन टू मैन फाइटिंग होगा। बूट्स ऑन ग्राउंड की जब हम बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान को अभी भाग रहे हैं, तो दुम दबा करके अभी भागते हैं अफगानियों को देख करके। हम ये कह सकते हैं कि अगर जमीनी लड़ाई पाकिस्तान और अफगान की छिड़ती है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटने पे आएगा और घुटने में नहीं, रोएगा, खून बहाएगा और टूट की कगार पे खड़ा हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनवा अलग, पंजाब अलग, सिंध पता नहीं इनके साथ रहता नहीं रहता, वो भी अलग। सिचुएशन बन रही है शायद कि पाकिस्तान टुकड़े, मतलब पाकिस्तान फंस गया और अब ज्यादा फंसा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से द्वेष करता है। हर पाकिस्तानी जो है वो चीन से द्वेष करता है, और सरकार जो है अपने पैसे की लालच में चीन की गोदी में जाके बैठा है, अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है। हर पाकिस्तानी को लगता है ये तो बिल्कुल टट्टू बन गया। मतलब, और बिजनेस $20 अरब, $25 अरब का बिजनेस पाकिस्तान की फौज करती है। प्याज, चीनी, सीमेंट, मॉल, जो मर्जी देखो, वो सारे जनरल, मैं तो आपके साथ बैठ करके बात कर रहा हूँ, उनके सारे जनरल जैसे रिटायर्ड नहीं होते अमेरिका में हो जाते हैं। लाखों पता नहीं कितने वो कमाते हैं वहां पर अमेरिका में जाके, अपने बच्चों को खुद जाके सेटल होते हैं। ये जो सोच है पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, लेकिन उनको बार बार ये बताया जाता है कि भारत काफिर, इनके साथ लड़ना है, ब्लीड इंडिया में। लेकिन अब कहीं ना देखिए, भारत के साथ तो सब जानते हैं पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। लेकिन अब वही सिचुएशन उनके सामने वहां भी वही टिक पाएंगे, मुझे लगता है। पाकिस्तान ने अब पूरे फ्रंट खोल दिए। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, भारत के साथ लड़ाई, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ लड़ाई। चीन भी खुश नहीं होएगा क्योंकि ये अमेरिका के साथ जाकर के बैठ गया। मतलब, पर पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरीके से 1947 से के लिए अपने जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा उठाने की कोशिश की। सबसे लिया, हमारे से भी पानी लिया, भीख मांगी, हमारे से भी पानी लिया। इंडस वाटर में 85% पानी वो उनको पिला रहे थे। ये नहीं कहते कि हमने रातों रात बंद कर दिया, पर कम से कम उनके दिमाग में हमने डाला कि हम रोक देंगे, इसको बंद करने की काबिलियत रखते हैं, और कब छोड़ेंगे और कब खोलेंगे वो भी नहीं बताएंगे। एक चीज मैं और सब जानना चाहूंगा, चूंकि सर समय बहुत ले लिया मैंने आपका, थोड़ा सा समय और लूंगा आप, क्योंकि हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन बहुत लंबे समय से लड़ाई में चल रहे हैं, 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अब रशिया के सामने भी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि भाई हम पीछे से कहीं ना कहीं हमले की, जो ईरान की मदद करते हैं, जो कि जिस तरीके से यूरोप ने मदद की थी उन लोगों की, यूक्रेन की, सारे हथियार वगैरह सब दिए। अब मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं ईरान की मदद भी रशिया कर रहा है, चाहे वो सैटेलाइट के जरिए उनको चीज़ें दे रहा हो, हथियार सप्लाई हो। हमने देखा कि मोश्ताब जुकाम नहीं है, वो रशिया इलाज कराने गए हैं। अब रशिया का रोल कहीं ना कहीं बढ़ गया पीछे बैकडोर से, वो सर कहीं ना कहीं मजे ले रहा है। देखिए, रशिया को एक मतलब एक नॉन एंटिटी या उसकी अहमियत कम करना कोल्ड वॉर के बाद एक अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी। रूस वो भी एक बहुत पुरानी ताकत है, जिसके पास आज की तारीख में 5,500 वेपन्स हैं। अमेरिका के पास भी है, इनके पास भी है। तो रूस कोई छोटी मोटी चीज नहीं। आप कितने भी सैंक्शन लगा लो, अब तो अमेरिका ने सैंक्शन बंद कर दिया, रूस को कहा तेल बेच दो, जहां मर्जी तेल बेचो, जिससे कि विश्व में परेशानी ना हो। वो ठीक है, वो बहाना है। मकसद ये है कि अगर रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, किसकी नाक खट्टे दांत खट्टे होंगे? अमेरिका के। ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है? हम इंटरसेप्टर बना के इजराइल को देंगे। ये नहीं क्योंकि वो यहूदी है इसलिए कह रहे, पर उसमें काबिलियत है कि हम देंगे, आप देंगे, $1,000 का देंगे, $5,000 का देंगे, और ले लो इंटरसेप्ट। आप अपने हजारों लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, हम 5,000 में आपको देंगे। तो ज़ेलेंस्की भी आगे आ गया है। मतलब ईरान जो है वो अब ऐसे कगार पे खड़ा है कि जरूर असद जो सीरिया का था वो भी रूस के अंदर है, पर सीरिया किसके पास है आज की तारीख में? अमेरिका के पास है। तो इस पूरे खेल में जरूर पलड़ा इधर उधर करने की काबिलियत रूस में है, और ये इस बात का एहसास और आभास अमेरिका को हुआ होगा, और वो होने देना चाहेगा नहीं। लेकिन मतलब अब इसीलिए ट्रंप और पुतिन की जो पर्सनल दोस्ती है, उस पर्सनल दोस्ती के मद्देनजर ट्रंप भी चाहेंगे
कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब जल्दी और शायद खत्म हो ये जाए। आपने जो दोस्ती का जिक्र किया है, क्योंकि हमने देखा था पिछले टाइम में ट्रम्प ने खुद फोन किया था उनको, और उसी के बाद से जो 1 महीने की विंडो थी वो खोली गई भारत के लिए, अन्य देशों के लिए, आप सस्ता तेल उनसे खरीद लीजिए। सी रूस जो है में काबिलियत है, हाँ, भारत में काबिलियत है। बिल्कुल। भारत में आज की तारीख में हमारे संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। मतलब इस मध्यस्थता में भारत भी एक भूमिका निभा सकता है और भारत के संबंध रूस के साथ पारंपरिक है, उधर भी सब। मतलब कहीं ना कहीं पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर फोन करे और सारे शिप्स बाहर आ जाए? हाँ, कैसे एलपीजी आ गया है? मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती है ना, कहीं ना कहीं इज्जत एक दूसरे के लिए है, कहीं ना कहीं एक हमारा एक वजूद है, और उस वजूद के कारण भारत ईरान, भारत रूस के साथ सब, चीन संबंध भारत के साथ अच्छे करने चाह रहा है, तो लेकिन चीन के साथ मैं तो हमेशा कहता हूँ यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब आप मतलब यू कैन बी फ्रेंड्स बट यू हैव टू बी केयरफुल, इसमें कोई शक नहीं। तो उस को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन चीन क्योंकि एक दुकानदार बन के पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब भर के बेचता है, तो वो सबसे संबंध इसलिए अच्छा चाहता है कि अपना सामान बेच ले। $100 बिलियन का ट्रेड तो भारत के साथ कर सकता है वो। तो अगर इतना बड़ा ट्रेड वो भारत के साथ कर सकता है, तो भारत से दुश्मनी लेगा तो उसी को खतरा होगा। अब तो और ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि अगर यूरोपियन देश चीन से हट जाते हैं अमेरिका के भाव बहकावे में आकर के, तो अमेरिका भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो अमेरिका में आएगा ना। $300 बिलियन का रिफाइनरी भारत लगा रहा है, तो ट्रंप ने लिखा ना कि मैं अपना अंबानी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने माना कि हमारे यहाँ ये क्यों हो रहा है। मतलब सब कुछ बिजनेस है सर, सब जगह। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि यूरोप भी सर कहीं ना कहीं बहुत परेशानी से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं एनर्जी को लेकर खास तौर से। और ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, वॉर छिड़ी हुई है, आपको लगता है कि यूरोप के लिए संकट कहीं ज़्यादा बड़ा खड़ा हो सकता है? यूक्रेन के साथ वॉर में लगा हुआ है और यूरोपियन तो सहायता कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो प्रॉब्लम में ज़्यादा आ रही हैं, वो भी इसीलिए क्या कहते हैं, उन्हें दिख रहा है कि अगर ये एस्केलेट और ज़्यादा चीज़ें जाती हैं तो प्रॉब्लम उनके लिए होगी, इसीलिए सर वो शायद ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। जितनी पाइपलाइंस थी यूक्रेन ने, जो युद्ध शुरू हो रहा, अपना रूस ने पाइपलाइन लगाई जर्मनी के साथ, और वो पाइपलाइंस काम नहीं करे। सर्दी बहुत होती है यूरोप के अंदर, यूरोप में जिसके लिए गैस की जरूरत होती है उनको गर्म रहने के लिए, वो गैस रूस से आता था। आज आपको गैस के ये स्टोरेज कैपेसिटी बनानी पड़ रही है, जो है वो कहीं से भी आए, खाड़ी से ही आएगा। अगर रूस से रहेगा तो खाड़ी से उठाएंगे वो और वहां पे रखेंगे उसके, तो जो कीमत है उसकी अगर बढ़ रही है, जबरदस्त बढ़ रही है। इतनी थी जो अगर रूस के पाइपलाइन से आती थी तो अब इतनी हो गई है। तो रूस यूरोप के ऊपर भी एक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। तो अगर रूस यूरोप के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ रहा है, तो यूरोप भी चाहता है कि वो रूस के साथ अच्छे संबंध रखे, और वो जो तेल जो पाइपलाइन से उनके बगल में आ सकता है उसका इस्तेमाल कर, बनिस्पत खाड़ी का इतना लंबा रूट। अगर आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हूदी अगर रेड सी में फिर से दखल अंदाजी देनी शुरू करते हैं तो सुएज कैनाल भी बंद, सुएज कैनाल भी बंद और ये भी बंद, तो आप कहां से जाएंगे? तो मजबूरी कहीं ना कहीं यूरोप के सामने ही है। बिल्कुल, केप ऑफ गुड होप से जाएंगे। मतलब पूरा अफ्रीका से होते हुए जो चीज आपको 4 दिन में 7 दिन में मिलती थी अब 21 दिन में मिलेगी। तो और यही कारण है कि जो यूरोप भी कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहा है ट्रंप को कि भाई रुक जाओ, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस ने महंगा हो गया। बिल्कुल, आप एक शिप को एंकर करके वहीं रखेंगे तो वो भी नमकीन पानी में कितने दिन खड़ा रहेगा एक जगह पे, वो भी बिगड़ना शुरू हो। तो सब जगह किल्लत है, दिक्कत होगी। पूरे विश्व में ये युद्ध रुकना चाहिए, जिससे कि कम से कम गैस, तेल, बाकी चीजों को लेकर जो जरूरी चीजें, बिल्कुल उसमें कोई परेशानी सर। लेकिन इसमें तेल का खेल तो हम देख ही रहे हैं, गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है, हथियारों की सर नई होड़ शुरू होने वाली है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से नए नए हथियार बन रहे हैं सर, वॉरफेयर जो है अब टेक्निकल हो गई है, पूरी एआई के जरिए लड़ी जा रही है, ड्रोन्स नए नए आ रहे हैं सर। आपको लगता है कि इस युद्ध के बाद से जो मॉडर्नाइज वॉर है वो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी और हथियारों की होड़ मच जाएगी? हम देखा कि क्योंकि जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो इसीलिए हो रहा है ईरान का, कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था,
और रशिया के पास हथियार बहुत है, अमेरिका के पास हथियार बहुत है, भारत के पास बहुत है, चाइना के पास बहुत है, लेकिन एक होड़ बन रही है नए नए मॉडर्न हथियारों की, जिसमें ड्रोन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हथियारों का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं सर? अब आप बिल्कुल देखिए, कन्वेंशनल वॉर से हटके के एसिमेट्रिक वॉर, हाइब्रिड वॉर जिसे हम लोग बोलते हैं, जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, स्पेस हो गया, आपका ड्रोन्स हो गए, यूएवी हो गए, हवाई जहाज तरह तरह के 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए, ये सब कम्युनिकेशन हो गया, पूरा का पूरा जैसे आयरन डोम, गोल्डन डोम, अब अपना सुदर्शन चक्र, तो ये सब बन रहे। मकसद ये है टेक्नोलॉजी में भी आपको आगे होना है, और इतना आगे नहीं, काफ़ी आगे होना है सोच में। अब आप देखिए ईरान ने क्या किया, क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल्स के द्वारा। वो बॉम्ब जो भी मिसाइल जा रही है 7 से 8 किलोमीटर जमीन के ऊपर से वो फट रही है, उसमें से बॉम्बलेट निकल रहे हैं 85, 80, 90 बॉम्बलेट, वो सब जगह बिखरते हैं, कुछ फटते हैं, कुछ नहीं फटते हैं, और जो नहीं फटते हैं वो बाद में लैंड माइन बन करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब युद्ध को और किस तरीके से और विध्वंसक बनाने की जो काबिलियत है, उसके बरकरार कोई भी चीज है। और सतत हमने तो ये भी देखा, जो डर्टी बम जिनको हम कहा जाता है, जिसमें जो केमिकल वेपन्स होते हैं, क्लस्टर बम्स होते हैं और बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं सर, उन तक का यूज होने जा रहा है सर, एक तरीके जैसे फास्फोरस बम जिन्होंने यूज कर लिया सर। देखो आज एक तो डिस्ट्रक्शन बोलते थे, अब डिसरप्शन भी शुरू है। चाहे आप रेडिएशन के द्वारा डिसरप्शन करें या न्यूक्लियर के द्वारा डिस्ट्रक्शन करें, या फिर आप क्लस्टर बॉम्ब के द्वारा और लैंडमाइंस फैलाएं और देखें, और हर एक को आप टारगेट दे दे विद जीपीएस के साथ कि आपने उधर जाके मारना, आपने उधर जाके मारना, आप मतलब 85 बम आया, एक मिसाइल 85 बम वहां फटे ऊपर, और उसके बाद अपने इलाके में जाकर के मार रहे एक दूसरे। बताओ, इस तरह का युद्ध लड़ना मतलब आपको बहुत आगे होना है, दुश्मन से आगे सोचने की काबिलियत और बनाने की काबिलियत, और रिडंडेंसी, मतलब आपने आज बनाया 3rd जनरेशन, 6 महीने के बाद आ गया 4th जनरेशन। लेकिन सर इसमें मैं आपसे एक चीज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो हुआ है। हमने देखा कि अमेरिका के मॉडर्न हथियार थे सर, ईरान के पास उतने लेटेस्ट हथियार नहीं थे सर, ड्रोन्स पुराने वाले थे, उन्होंने वो ड्रोन्स छोड़े सर, लेकिन उनको मारने के लिए अमेरिका ने अपने बहुत महंगे, इजराइल ने बहुत महंगे हथियारों को यूज किया। कहीं ना कहीं लॉस उसमें बहुत हुआ, अमेरिका का ज्यादा हुआ, इजराइल का ज्यादा हुआ, और ईरान को ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि हम पहले अपने जो छुटभइये पटाखे थे उनको फोड़ेंगे, उसके बाद जो बड़ी बड़ी मिसाइल से दागेंगे सर उनको। ईरान कहीं ना कहीं उस मेंटेलिटी, उस वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉर में सर ईरान जीता होगा। कामिकाजे ड्रोन 2400 किलोमीटर का रेंज, 40 किलो उसमें एक्सप्लोसिव, ठीक, और टारगेट दे दिया, आपने इस बिल्डिंग को मारना है, पूरा फिट कर रखा है, वो वहीं जाके फटेगा, वो अपना वहां ही जाके मारेगा, अनलेस अनटिल वो रास्ते में उसको ठोक दिया किसी ने। अगर वो रास्ते में ठोक भी दिया तो उसके अंदर आपने फिर एक्सप्लोसिव डाले जो क्लस्टर बॉम्ब की तरह, वो कहीं ना कहीं उधर बिखर जाएंगे, तो वहां पर भी गिरेंगे, चाहे वो अपने टारगेट में ना जाए, लेकिन कुछ और नुकसान पहुंचाने की वो काबिलियत रखते हैं। तो ऐसी हालात में युद्ध जो है एक बहुत ही मॉडर्नाइज, और जिसकी सोच पर एक बात तो पक्की हो गई कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड के बिना युद्ध जीत नहीं सकते। बूट्स ऑन ग्राउंड होना निहायत जरूरी है। ऑपरेशनली सर अगर हम देसी भाषा में कहें तो क्या शब्द यूज करे जाएंगे सर? अगर जैसे बूट्स ऑफ ग्राउंड से अंग्रेजी के शब्द हो गया, मैं अगर आपसे कहूँ कि हिंदी में अगर हम अपनी भाषा में कहें, क्या आप, क्योंकि आपने सर लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, देखी भी हैं, तो जब जमीनी लड़ाई होती है तो क्या असर, किस तरह वॉरफेयर होती है, क्या कहा जाता है? ये जितना हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, इट ओनली फैसिलिटेट्स, ये मतलब आपको फायदा, आपको नुकसान कम पहुंचाने में। आप समझ सकते हैं अगर 10,000, 1-2 नहीं 10,000 टारगेट्स अमेरिका ने मारे हैं ईरान के ऊपर, 7,000 इजराइल ने मारे, ईरान ही बोल रहे हैं सिर्फ 1,800 लोग मरे। आप सोच सकते हैं कहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, किस तरीके से प्रिसिजन से जो बिल्डिंगें गिरा रहा है, लोग नहीं मर रहे, बर्बादी हो रही है, लोग नहीं मर रहे, बर्बादी हो, लेकिन उसके बाद भी, बर्बादी के बाद भी झंडा नहीं गाड़ पा रहे। आप झंडा गाड़ने के लिए सकते हैं कि मैं जीता तब होगा जब वो झंडा गाड़ेगा, कहेगा ये जमीन मेरी है, वो नहीं हो रहा। तो इन्फेंट्री हुआ या जितने भी हमारे लड़ाई, तो कन्वेंशनल वॉर विद अ डिफरेंस, कन्वेंशनल वॉर विद अ डिफरेंस, मतलब आपको अपने आप को बचाना भी है, और इतने बार मतलब आपको नीचे भी जाना है, जमीन के नीचे बचना भी है, अपने आप को संभालना भी है, संवारना भी है, जिंदा भी रखना है, जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक जीतेंगे नहीं।
बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर झंडा गाड़ना, ये जमीन मेरी है। तो झंडा अब अमेरिका जिसका सर उसी स्ट्रेटेजी पे आ रहा है वापस वही, मतलब ये जो है युद्ध के तरीके बदली हो गए, लेकिन जो मकसद था पहले भी, जो बो एंड एरोज और भाल लेकर के चलते थे, मकसद वही था कि भाई मैं जब मारूंगा और ये इलाका मेरा हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हम लोग भी बोलते थे ना कि गांव में बोलते थे भाई तेरे पास कितने लठ है, लठ मतलब कितने लड़के हैं तेरे पास, बोलते थे। क्यों बोलते थे? कि जिसके घर में ज्यादा लठ उसका बोलबाला, उसको मालूम उसकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। मतलब अब अमेरिका कहीं ना कहीं लठ गाड़ने के लिए तैयार है ईरान में अब सर। हिम्मत है तो गाड़ेगा, नहीं तो ईरानी जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने संवारा है, अपने आप का मनोबल ऊंचा किया है, अभी तक एकत्रित दिख रहे हैं, जमीन पे लठ गाड़ना अमेरिका को परेशान हो रही है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते, भारत को सर आप किस तरह देखते हैं? अब चूंकि हम देख रहे हैं कि भारत का जो स्टैंड रहा है वो बहुत न्यूट्रल रहा है, किस तरीके से भारत ऐसे समीकरण बैठाए कि जिससे हमारी मित्रता भी बनी रहे, सुरक्षा भी बनी रहे हमारी, और जो हमारे हित हैं वो भी बने रहे, क्योंकि सर सब आखिरी रेट में अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो भारत इन तीनों चीज़ों में कामयाब रहे, दोस्ती भी कायम रहे, अपने सुरक्षा हित भी कायम रहे, और जो व्यापार है वो भी ना बिगड़े सर? क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त था, इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका से दोस्ती हमें करनी पड़ेगी, मजबूरी है, और चाइना से भी। तो इस पूरे समन्वय को किस तरह भारत बैठाए सर? बड़ा आश्चर्य की बात, विडंबना जिसे मैं बोलता हूँ जितेंद्र, जो आपने कहा, ईरान में सब कुछ ध्वस्त, लोग एकत्रित एक झंडे के नीचे खड़े हैं, सब कुछ ध्वस्त। भारत में सब कुछ मिल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है भारत में लड़ाई हो रही है, सबको तेल मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब भी भारत की अंदरूनी जो एक तरीके से आपको फूट नजर आती है, वो बहुत खराब चीज, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इंटरनल डिस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल जो अपना है वो बहुत जरूरी है कि हम लोगों ने भारत के अंदर एकजुट रहने की जो काबिलियत है, जो दो तरह की आवाजें भारत के अंदर उठती हैं, वो बहुत गलत है। हमने कुछ ईरान से सीखना चाहिए कि सब कुछ ध्वस्त होने के बाद भी, यूक्रेन में सब कुछ ध्वस्त होने के बाद भी, जिस तरीके से एक झंडे, आपको ध्वस्त होने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आपके पास नेतृत्व है, सब कुछ है। हम जो लोग बोल रहे हैं हमारे साथ दोस्ती इसकी है उसकी है, वो उसके लिए तो सरकार काम कर ही रही है और करती भी रहेगी, उनका तो काम ही ये है, इसलिए तो हम लोगों ने वोट दिया कि भाई आप संभाल, वो संभाल रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो जिस तरीके से फूट और तरह तरह की आवाजें उठती हैं, उसको सुन करके कई बार दुख होता है कि ऐसे कैसे सब कुछ मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, बढ़िया एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, सब बोल रहे हैं अमेरिका में तेल की कीमत बढ़ गई, $2 $2.5 गैलन होता था, $5 हो गया, $3.5, हाँ $4 गैलन हो गया। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, एसी है, सब कुछ है, पर हमने एकजुट नहीं है। लेकिन हाँ, एकजुट नहीं है। एकजुट होना, जिस दिन भारत एकजुट हो जाएगा, अपने आप को कहेगा हम सब भारतीय हैं, हम लड़े, आप देखोगे भारत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। तीसरी एक इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति, वो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। पूरे विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा तेल का जो इस्तेमाल होता है भारत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, इसलिए तो इस्तेमाल हो रहा है। पहले अमेरिका क्यों है? क्योंकि नंबर 1 है। दूसरा चीन क्यों है? वो नंबर 2 है। तो तीसरा कंजम्पशन हमारा क्यों नंबर 3? अब कहेंगे नहीं जी आपकी तो आबादी बहुत ज़्यादा है, आपकी मोटरसाइकिलें ज़्यादा है, आपकी गाड़ियाँ, वो अलग है। इस सिर्फ ये जो तेल है इसके लिए नहीं, आपके टायर भी तेल से बनते हैं, आपके कपड़े भी तेल से बनते हैं, आपकी दवाइयाँ भी तेल से बनती हैं, आपके बाकी फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो खाद्य सामग्री, वो भी तेल से बनते हैं। तो तेल से सब कुछ भारत के अंदर बनता है, तो वो तभी बनेगा जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो क्यों बनाएंगे? जो आदमी तब। और विश्व के लिए सर, विश्व के सामने भारत को किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए अभी सिचुएशन में? मुझे लगता है बहुत अच्छा। मैं दाद देता हूँ एक, जिस प्रकार से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सबके साथ बना के रखी है, और जिस प्रकार से बातचीत करते हैं और वहाँ से तुरंत सामान आ रहा है जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? चाहे लोग कुछ भी कहें, पर सबसे दोस्ती बनाए रखने में ही हम लोगों का फायदा है, बनिस्बत किसी एक के साथ जाना या किसी दूसरे के साथ जाना। और भारत हमेशा
मैं कहूँगा न्यूट्रल वाली सिचुएशन में रहा है। न्यूट्रल नहीं, मैं इसको कहूँगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो ना परमानेंट खाओ से दोस्ती, ना खाओ से प्यार। परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, हित मतलब भारत का हित किसमें है वो हमने देखना है, ना कि मेरा हित या ऑपोजिशन का हित या लोगों ना ना, भारत का हित। इस फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के अपने हित को सबने एकजुट होना है। बिल्कुल। ये भारत, हम सब भारतीय हैं। सर इसी और बात पे रहेंगे। मैं इसको अपने प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए और शायद अपने हितों के लिए ही ये युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान भी चाहता है कि जो उसके हित है, उसका इंटरेस्ट है, वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, उसको बनना था, लेकिन उसके हित को दरकिनार किया गया। इजराइल चाहता है कि अपने हित के तौर पे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं कि वो विश्व में एक कब्जा करना चाहता है, जो एनर्जी सेक्टर है उसको अपने हाथ में रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सबके हित हैं और अपने हितों को ध्यान में रख के ही इस वक्त हर देश काम कर रहा है, और चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, भारत अपने हितों के हिसाब से दूसरे देशों से संबंध बना रहा है और कहीं ना कहीं उसी नीति पर आगे चल रहा है। सर आपका बहुत शुक्रिया है इन सब पूरी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी गहरी जानकारियां साझा करने के लिए कि किस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है और मिडल ईस्ट का इतिहास क्या रहा है। क्योंकि सर आपने बहुत अच्छे तरीके से मिडल ईस्ट का इतिहास है सर वो समझाया है शुरुआत में, और किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर आज लड़ी जा रही है उसको भी आपने अच्छे तरीके से बताया है। सर मैं आपसे पुनः आपसे शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।